वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस गाइस। मेरा नाम है मनीष और मैं आज आपको क्लास 12 की हिस्ट्री भारतीय इतिहास के कुछ विषय पार्ट 1 इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है वो इस वीडियो में करवाऊंगा। जैसे कि क्लास 12 में हिस्ट्री की 3 बुक है, आज हम इस वीडियो में पहली बुक का जो पहला चैप्टर है वो इस वीडियो में करेंगे। तो आइए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मेरे चैप्टर फर्स्ट का जो नाम है वो है ईंट, मनके तथा अस्थियां। देखो, हम इस चैप्टर के अंदर ना हड़प्पा सभ्यता या फिर जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उस सभ्यता के बारे में पढ़ना है। जब आप क्लास 11th में थे तो आपने मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा। वो सभ्यता किस प्रकार से चलती थी, वहाँ की नगर व्यवस्था कैसी थी, वहाँ की सिंचाई की व्यवस्था कैसी थी, वहाँ पे खेती हुआ करती थी नहीं हुआ करती थी, वहाँ पे शासन व्यवस्था कैसी थी, ये सारी चीजें आपने सभ्यता के बारे में पढ़ी होगी। बस उसी तरीके से हमें इस चैप्टर के अंदर भी हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या चीजें थी, यहाँ की नगर व्यवस्था कैसी थी, यहाँ की सिंचाई की व्यवस्था कैसी थी, जल निकासी प्रणाली कैसी थी, यहाँ पे कृषि किस प्रकार की जाती थी, यहाँ की शासन व्यवस्था कैसी थी, यही सारी चीजें हमें इस चैप्टर के अंदर समझनी है। और देखो, ये हड़प्पा सभ्यता है ना, तो ऐसा माना जाता था जो कि मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जो मिस्र की सभ्यता है, जो चीन की सभ्यता है, यही सभ्यताएं दुनिया की अब तक की सबसे प्राचीन सभ्यताएं मानी जाती थी। पर जब ये हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई तो लोगों को लगा कि नहीं, इससे प्राचीन सभ्यताएं भी हुआ करती होंगी। और जो हड़प्पा की सभ्यता है वो अन्य सभ्यताओं से अपने आप को अलग किस प्रकार से करती है, तो देखो, यहाँ की जो जल निकासी प्रणाली थी, तो यहाँ की जिस प्रकार से नगर डेवलप हुए थे वो काफी अच्छे तरीके से बनाए गए थे। यहाँ के जल निकासी प्रणाली की तारीफ आज भी की जाती है। यहाँ के जो लोग हुआ करते थे वो काफी डेवलप रहे होंगे, ऐसा माना जाता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसका परिचय देख लेते हैं कि इस सभ्यता के बारे में लोगों को पता कैसे चलता है। आखिर लोग कैसे जान पाते हैं कि हड़प्पा नाम की कोई सभ्यता जो है वो एग्जिस्ट भी करती है। तो देखो, होता क्या है ना, 1850 के दशक में इंडिया के अंदर हो रही होती है रेलवे लाइन की स्थापना। मतलब रेलवे लाइन जो है वो पूरी भारत के अंदर बिछाई जा रही होती है। अब रेलवे लाइन बिछाने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो होता क्या है, जब रेलवे लाइन पंजाब के अंदर, देखो आज जो तुम पंजाब सोच रहे हो खाली भारत का हिस्सा है, पंजाब उतना ही नहीं था। पंजाब का कुछ हिस्सा जो है आज भी पाकिस्तान के अंदर मिला हुआ है। ठीक है, थोड़ा बहुत पंजाब पाकिस्तान के अंदर भी अभी भी है। तो जब पाकिस्तान वाले पंजाब के अंदर रेलवे लाइन बिछाई जा रही होती है तो वहां पे एक जगह है हड़प्पा। ठीक है, वहां पे एक जगह थी हड़प्पा। अब रेलवे लाइन बिछाने के लिए क्या होता है ना, रेलवे के जो कर्मचारी होते हैं, जो मजदूर होते हैं, उन्हें ईंटों की जरूरत पड़ जाती है। अब भाई ने ईंटें चाहिए। अब जब वो ईंटों के लिए जगह जगह खुदाई कर रहे होते तो ना हड़प्पा नाम की जगह पे वो देखते हैं कि यहाँ पे तो पहले से ही बहुत सारी ईंटें पड़ी है, यहाँ पे खंडर है, बहुत सारी टीले हैं, जिसमें से उन्हें काफी मजबूत ईंटें मिल जाती है। तो फिर वो मजदूर क्या करते हैं, उन जगहों से सारी ईंटें, बहुत सारी ईंटें जो है निकाल लेते हैं और अपने रेलवे बिछाने के काम में उसका यूज कर देते हैं। वो सोचते ही नहीं है कि ये जो ईंटें यहाँ पे पड़ी हैं, ये जो खंडर है यहाँ पे, या फिर जो ये टीले हैं, ये यहाँ पर है क्यों। मतलब वो इन चीजों को ज्यादा सोचने का काम करते ही नहीं है, बस अपने काम से मतलब रखते हैं। ईंटें उठाई और ईंटें अपने रेलवे बिछाने के काम में यूज कर दी। उन्होंने जरा सा भी नहीं सोचा कि इन ईंटों का क्या कोई महत्व भी हो सकता है, यहाँ पे कोई सभ्यता भी हो सकती है। तो उन्होंने उन ईंटों का ज्यादा से ज्यादा यूज करके अपनी रेलवे बिछाने में उनका यूज कर लिया। ठीक है, ये तो थी रेलवे वाली स्टोरी, जिसमें बेसिकली गलती से उन्हें ईंटें मिल जाती है हड़प्पा नाम की जगह पर, उन ईंटों का यूज अपनी रेलवे लाइन बिछाने में कर लेते हैं। तब तक किसी को भी अभी तक उन लोगों ने सोचा ही नहीं कि ये जो ईंटें हमें मिल रही है इन जगहों से, इसका कोई इंपॉर्टेंस हो सकता है, इसका कोई महत्व भी हो सकता है। ठीक है, देखो एक और चीज आपको पता होनी चाहिए। 1861 में क्या होता है, एक विभाग की स्थापना की जाती है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। इस विभाग की स्थापना किसने की थी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। और इस विभाग का बेसिकली काम क्या होता था, जो इतिहास से जुड़ी चीजें हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना, उन चीजों को खोजना या फिर नई नई ऐतिहासिक घटनाओं को लोगों के सामने लेकर आना। ठीक है, इस विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1861 में। किसने की थी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ये याद रखना, एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। तो इस विभाग के एक कर्मचारी थे दयाराम साहनी। ये क्या करते हैं, ये जाते हैं बेसिकली हड़प्पा में। हड़प्पा जो वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे, पाकिस्तान के अंदर है। और वहां पे जाके वो उस जगह की खुदाई करवाते हैं। कब करवाई थी उन्होंने खुदाई, 1921 में। ठीक है, हड़प्पा की जब वो खुदाई करवाते तो उन्हें वहां से पक्की ईंटें मिलती हैं, ईंटों से बने मकान मिलते हैं, साफ सुथरी गलियां मिलती है, नालियां मिलती हैं, मिट्टी के खिलौने मिलते हैं, मिट्टी के बर्तन मिलते हैं और बहुत सारी मोहरें मिलती हैं। जिससे उन्हें ये समझ में आता है कि यहाँ पे कभी ना कभी अच्छी संख्या में लोग रहते होंगे जो काफी डेवलप होंगे, क्योंकि जो गलियां हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई हुई थी, पक्की ईंटों के मकान में रहा करते होंगे, नालियां बनाई हुई थी वहां पे, बेसिकली मिट्टी के खिलौने उन्हें बनाने आते थे, मोहरे बनानी आती थी। इन सब चीजों के थ्रू ये पता लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं काफी डेवलप रहे होंगे। ठीक है, इन्होंने हड़प्पा की खोज कब कर दिया, 1921 में। ये चीज आप याद रखना। अब इसके जस्ट एक साल बाद क्या होता है ना, एक और साइट है जिसका नाम है मोहनजोदाड़ो। इसकी भी खोज की जाती है 1922 में। और इसकी खुदाई कौन करवाता है, राकलदास बनर्जी। ये जो हमारी साइट है मोहनजोदाड़ो,
ये भी वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है। अब जब ये हड़प्पा की खोज हो गई, मोहनजोदाड़ो की खोज हो गई, तो अब धीरे धीरे ये जो हिस्टोरियंस है, जो इतिहासकार हैं या फिर जो पुरातात्विक विभाग के जो लोग हैं, उन्हें समझ में आता है कि कहीं ना कहीं जो साइट्स हैं आपस में कनेक्ट करती हैं। कैसे? क्योंकि जो हड़प्पा में जो चीजें मिली वही चीजें मोहनजोदाड़ो में मिलने लगी। उसके बाद जो अन्य इसकी साइट्स थी जैसे कालीबंगन, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, इन साइटों की भी खोज की जाने लगी। तो इन सब का आपस में कनेक्शन दिखा कि इन सभी जगहों पे जो चीजें मिली है वो मेल खाती हैं। तो इससे ये समझ में आया कि जो सारी जगह हैं ये आपस में जुड़ती हैं, आपस में कनेक्ट करती हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी जगह एक ही सभ्यता का पार्ट रही होंगी। फिर 1924 1924 में वो टाइम आता है जो पुरातत्व विभाग के हमारे जो डायरेक्टर थे, या फिर आप ये कह सकते हैं इन दोनों व्यक्ति के, रातल दास बनर्जी और जो दयाराम साहनी के जो हेड थे, वो क्या करते हैं, पूरी दुनिया के सामने ये घोषणा कर देते हैं कि हमने एक नई सभ्यता की खोज की है जो दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जान सकते हैं या फिर उसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, इनका नाम था सर जॉन मार्शल। ठीक है, ये बस इसकी स्टोरी टाइप थी कि कैसे सभ्यता की खोज हुई, किस किसने खोज की। ये जस्ट इसके बारे में एक इंट्रो टाइप था कि मैंने आपको ये समझा दिया कि कैसे सभ्यता की खोज हुई, किन किन व्यक्तियों ने पहले खोज करी, कैसे दयाराम साहनी जी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की, कैसे रातलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज करी, फिर अन्य जगहों की भी खोज होने लगी। और फिर कुल मिला के 1924 1924 में जो हमारे जॉन मार्शल थे उन्होंने पूरी दुनिया के सामने बता दिया कि हमने जो है दुनिया की एक और सबसे प्राचीन सभ्यता खोज ली है, जिसका नाम हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से हम इसे जान सकते हैं। तो कोई इस सभ्यता की खोज बहुत पहले भी हो जाती अगर ये जो रेलवे कर्मचारी थे या फिर जो मजदूर थे ये इस चीज को समझ जाते कि ये जो हमें ईंटें मिल रही है, जो खंडर मिल रहे हैं, ये यहाँ पर है क्यों। अगर वो इन सब चीजों को समझ जाते पहली, तो हो सकता है कि 1921 से पहले ही इस सभ्यता के बारे में लोगों को पता चल जाता। ठीक है, ये इसका था इंट्रो। अब आगे देखते हैं। देखो, एक कभी-कभार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि हड़प्पा सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्यों जानते हैं, या फिर इसे हम अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, तो इसे दूसरे नाम से क्यों जाना जाता है। तो देखो, अगर कोई आपसे ये पूछता है इसे सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहते हैं, तो सिंधु घाटी की सभ्यता इस सभ्यता को इसलिए कहा जाता है कि जो हमारी सभ्यता थी कहीं ना कहीं सिंधु नदी के किनारे ही डेवलप हुई थी, इसी नदी के किनारे विकसित हुई थी। ठीक है, तो इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कह दिया जाता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और अगर आपसे कोई ये पूछ लेता है कि इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो हड़प्पा सभ्यता इसे बस इसलिए कह दिया जाता है क्योंकि इस सभ्यता को जो सबसे पहली जगह खोजी गई थी वो हड़प्पा ही थी। 1921 में दयान साहनी जी ने कौन सी जगह को खोजा था? हड़प्पा को। तो सबसे पहला जो इसका स्थान खोजा गया था वो था हमारा हड़प्पा। तो इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको इसके नाम के बारे में कोई कंफ्यूजन अब नहीं रहेगी। अब इस सभ्यता का देखो भौगोलिक विस्तार, मतलब इस सभ्यता जो है ना अब तक की सबसे बड़ी सभ्यता है। जैसे कि हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता जो मिली थी, चीन की सभ्यता जो मिली थी, या फिर जो मिस्र की सभ्यता थी, उन सभ्यताओं के मुकाबले ये सभ्यता काफी बड़ी थी। बहुत ही दूर दूर तक ये सभ्यता फैली हुई थी। जैसे कि अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत के जम्मू में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, इन सारी जगहों पे इसकी साइट जो है, जो इसकी कुछ स्थल है वो हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन सब जगहों पे भी हमें इस सभ्यता की जानकारी, इन सभ्यताओं से रिलेटेड जगह जो हमें देखने को मिलती है। जैसे कि ये जो सभ्यता है ना, कुछ इस प्रकार जम्मू से लेके, पाकिस्तान से लेके, राजस्थान, महाराष्ट्र से लेके, इस तरीके से तिकोने आकार में जो है वो पूरी तरीके से फैली हुई थी। ठीक है, ये था इस सभ्यता का परिचय। अब एक और चीज आपको पता होना चाहिए, हड़प्पा काल को हम 3 समय में डिवाइड करके इसे पढ़ते हैं। क्योंकि इसे 3 समय में डिवाइड करके बस जस्ट इसलिए पढ़ा जाता है कि हमें पढ़ने में आसानी हो सके। जैसे कि इसका जो 6000 ईसा पूर्व से लेके 2600 ईसा पूर्व का टाइम है, इस टाइम पीरियड को हम इसका प्रारंभिक हड़प्पा कहते हैं। मतलब इस टाइम पे क्या हो रहा होगा, जो हड़प्पा हमारी सभ्यता है वो धीरे धीरे करके विकसित हो रही होगी, धीरे धीरे डेवलप हो रही होगी। फिर जो इसका 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व का टाइम पीरियड है, इसे हम परिपक्व हड़प्पा कहते हैं। मतलब इस टाइम पीरियड में जो होगा हड़प्पा सभ्यता अपने चरम पे रही होगी, बिल्कुल अपनी हर चीज में अच्छी होगी, हर चीज में डेवलप होगी। ठीक है, मेनली जो आपसे क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है ना कि हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड बताइए, तो आपको यही टाइम पीरियड लगाना है 2600 लेके 1900 ईसा पूर्व तक पर। ठीक है, अब फिर जो टाइम पीरियड आता उत्तर हड़प्पा, मतलब इस टाइम पीरियड में क्या होता है, जो हड़प्पा हमारी सभ्यता थी वो खत्म हो रही थी। मतलब उस सभ्यता का धीरे धीरे करके अंत होता जा रहा था, वो सभ्यता धीरे धीरे करके खत्म होती जा रही थी। तो इसका टाइम पीरियड कितना है? 1900 ईसा पूर्व से लेके 1300 ईसा पूर्व। ठीक है, बस ये पता होना चाहिए था आपको, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं जानना आपको। नेक्स्ट टॉपिक का नाम हमारे निर्वाह के तरीके। हम हमें सभ्यता के बारे में
ये तो पता लग गया कि सभ्यता हैगी। अब उस सभ्यता के बारे में हमने और जांच पड़ताल करी और उसके बारे में चीजें खोजने की कोशिश करी, तो अब हमें ये जानना है कि वो लोग रहा कैसे करते होंगे, क्या खाया करते होंगे, कृषि करते होंगे नहीं करते होंगे, किस तरीके के घरों में रहते होंगे, उनका भोजन का स्रोत क्या है। ये सारी चीजें हम समझेंगे अपने निर्वाह के तरीके में। देखो ऐसा माना जाता है ना, हड़प्पा सभ्यता जहाँ पे डेवलप हुई है, जहाँ पे विकसित हुई है, उससे पहले भी वहाँ पे अन्य संस्कृति या फिर अन्य सभ्यता के लोग भी रहा करते होंगे, जिन्हें हम प्रारंभिक हड़प्पा भी कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया ही था, प्रारंभिक हड़प्पा का जो टाइम पीरियड था 6000 से 2600 ईसा पूर्व का, इस टाइम पे कुछ लोग रहे होंगे जिस जगह पे, उसी जगह पर इस टाइम पीरियड वाले लोग भी विकसित जो है वो होने लगे होंगे, इसी जगह पे डेवलप होने लगे होंगे। ठीक है, क्योंकि इन दोनों संस्कृतियों में, इन दोनों तरीके के लोगों में जो हमें एक कॉमन चीज देखने को मिलते हैं कि एक ही तरीके से जहाँ करते होंगे, एक ही चीजें खाया पिया करते होंगे। अब इनके भोजन के स्रोत के बारे में देख लेते हैं कि लोग बेसिकली खाया क्या करते थे। तो देखो सिंपल सी बात है, आज के समय के जैसे रोमोज होते हैं उस टाइम पीरियड में ये तो हुआ नहीं करते होंगे, तो वो लोग क्या खाएंगे, भूख तो नहीं लगेगी ना, तो वो लोग पेड़ पौधों से जो चीजें मिलती थी जैसे फल फ्रूट हो गए, ये सारी चीजें खाया करते होंगे, या फिर वो लोग खेती किया करते होंगे। तो मतलब उन्हें जो पेड़ पौधों से चीजें मिली है उन सब चीजों को खा लिया। उसके साथ साथ हमें कुछ जले हुए अनाज के दाने भी मिले, मतलब हमने जब उस जगहों की खुदाई करी, उन सब चीजों की जांच पड़ताल करी, तो वहां पे हमें जले हुए अनाज के दाने मिले हैं, कुछ बीज मिले हैं, जैसे कि हमें गेहूं के दाने पाए गए हैं, जौ के दाने पाए हैं, दाल के बारे में पता लगता है, सफेद चने के बारे में पता लगता है, तिल के दाने पाए गए हैं। ये सारी चीजें इन सभ्यताओं से हमें मिली है। मतलब ये जो लोग हैं गेहूं की खेती किया करते होंगे, जौ दाल सफेद चना इन सब चीजों के बारे में ये लोग जानते थे, ये सब चीजें लोग खाया करते थे। ठीक है, और उसके साथ साथ बाजरा भी मिला है यहाँ से। और जो चावल है, चावल देखो यहाँ पे बहुत कम मात्रा में मिला है, तो हो सकता है याद है लोग, इन लोगों को चावल पसंद नहीं होगा या फिर ये चावल की खेती नहीं किया करते होंगे। ठीक है, तो चावल की मात्रा यहाँ पे हमें बहुत कम देखने को मिलती है। देखो एक शब्द है पूरा वनस्पतिज्ञ, इस शब्द का मतलब ये होता है जो वनस्पतियों का बारे में पढ़ाई करता है, वनस्पति के बारे में नॉलेज लेता है, उसे हम पूरा वनस्पतिज्ञ कहते हैं। बस ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब तो ये हमें ये पता लग गया यहाँ पे अनाज कौन कौन से मिलते थे, गेहूं मिलता था, जौ मिलता था, दाल मिलती थी, सफेद चना मिलता था, तिल के दाने मिले हैं यहाँ से। यहाँ में बाजरा के बारे में पता लगता है, चावल ये थोड़ी बहुत मात्रा में मिलते होंगे यहाँ पे, मतलब चावल तो लोग ज्यादा नहीं खाया करते होंगे पर थोड़े बहुत दाने में यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, वैसे ही पेड़ पौधों से ये चीजें प्राप्त कर लेते होंगे, फल फ्रूट खाया करते होंगे, ये सारी चीजें यहाँ पे इनको पता लगता है कि ये सारी चीजें ये लोग खाया करते होंगे। अब इसके अलावा और भी कुछ चीजें में मिलती है, जैसे कि पशु उत्पाद। पशु उत्पाद क्या होता है, जैसे कि गाय या भैंस के दूध, दूध के थ्रू जो सामान बनता है वो चीज खा लेना, या फिर जानवरों को मारकर खाना, इन सब चीजों की भी जानकारी हमें मिलती है। देखो जो हमारे हड़प्पा के स्थल मिले थे, हड़प्पा मिला था, मोहनजोदारो मिला था, लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा, ये सारी जो जगह मिली है ना, उन जगहों से हमें कुछ मवेशी जो जानवर है, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, इन सभी की हड्डियां मिली है इन जगहों से। तो जो इतिहासकार है, हमारे हिस्टोरियंस है, वो ये अंदाजा लगाते हैं कि जो सारे जानवर हैं, इन जानवरों को वो लोग पाला करते होंगे और इनके थ्रू अपना जीवन चलाया करते होंगे। जैसे भैंस से दूध मिल जाता होगा, बकरी से दूध मिल जाता होगा, भेड़ के बाल, सब चीजों को बेच बाच के वो लोग अपना जीवन जो है चलाया करते होंगे। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में किस तरीके के जानवर को पाला जाता था, तो हम इन्हें बता सकते हैं कि मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, इस तरीके के जानवरों को वो लोग पाला करते होंगे। देखो कुछ जंगली जानवरों की भी हड्डियां मिली है, जैसे कि जंगली सुअर की, हिरण की, घड़ियाल की, इनकी हड्डियां भी यहाँ से मिली है। इसके साथ साथ देखो मछलियों को, देखो मछलियां तो नॉर्मली आज के टाइम पे भी लोग खाते थे, उस समय के लोग भी मछलियां खाया करते थे। पक्षियों की हड्डियां मिली है, तो हो सकता है पक्षियों को भी खाया करते हो सकता है ये सब वो लोग इन सभी जानवरों को मार के भी खाया करते होंगे। देखो एक चीज जो है वो अभी भी इतिहासकारों को समझ में नहीं आई है कि जो हड़प्पा के लोग हुआ करते थे, तो वो इन जंगली जानवरों का जो शिकार है वो खुद किया करते थे या किसी विशेष समुदाय के लोगों से करवाया करते थे। जो एक विशेष समुदाय होता है, आफितक समुदाय, ये लोग बेसिकली शिकारी किया करते हैं। तो या तो वो इस समुदाय के लोगों से शिकार करवा कर उन्हें पैसे देकर और उनसे वो चीजें ले लिया करते होंगे, या फिर वो शिकार खुद ही किया करते होंगे। इस चीज के बारे में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, ये था इनके पशु उत्पाद के बारे में, और जो हमने इनके भोजन के स्रोत के बारे में समझ ही लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इनका कृषि प्रौद्योगिकी, तो कृषि की टेक्नोलॉजी थी, ये कृषि किस प्रकार से किया करते थे। भाई देखो अब हमें खाना मिला, अनाज के दाने मिल रहे हैं, तो अनाज ये उगा किस तरीके से रहते, खेती कर किस तरीके से रहते, ये तो हमें पता होना ही चाहिए ना। तो भाई एक चीज तो यहाँ पे कंफर्म हो गई है कि ये लोग खेती करना जानते थे, क्योंकि तभी तो यहाँ पे हमें अनाज के दाने मिले हैं। पर ये खेती किया किस तरीके से थे, जैसे आज के समय तो हमारे पास ट्रैक्टर है, तो उसके थ्रू हम खेत को जोत लेते हैं, मशीन है, टेक्नोलॉजी है, और भी बहुत सारी चीजें आती है जिनके जरिए अपनी खेत को आसानी से जोत सकते हैं, आसानी से उसमें अनाज को उगा सकते हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। और उन लोगों के पास ऐसी चीजें थोड़ी हुआ करती होंगी, तो ऐसे में वो क्या किया करते होंगे, ये सारी हमें चीजें जाननी है इस टॉपिक में। तो जैसे कि इस सभ्यता में हमें एक तो बहुत सारी मोहरें मिली है,
और उन मोहरों के ऊपर क्या होता है ना, वृषभ का चित्र बना है। वृषभ मतलब बैल होता है, जैसे कि हीरा। मैंने यहाँ पे इमेज भी लगा रखी है। इस तरीके के चित्र जो है हमें मोहरों के ऊपर देखने को मिलते हैं। तो इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग वृषभ के बारे में जानते होंगे। उस समय वृषभ या फिर बैल हुआ करते होंगे, तो ये हो सकता है बैलों को यूज किया करते होंगे अपने खेतों को जुतवाने के लिए। ठीक है, इसे अंदाजा लगाया जा रहा है। एग्जैक्ट क्या होता होगा इस चीज के बारे में अभी किसी को कोई कंफर्मेशन नहीं है। और इसके साथ साथ क्या है ना, चोलिस्तान जो कि वर्तमान पाकिस्तान का हिस्सा है, चोलिस्तान, बदावली, इन जगहों से मिट्टी के हल मिले हैं। मिट्टी के हल समझ रहे, मतलब ये कि खिलौने टाइप जिस तरीके से है ना खिलौने, इसी तरीके से मिट्टी के जो हल है वो हमें मिले हैं। तो हो सकता है ये हलों के बारे में जानते होंगे कि हलों को किस तरीके से बनाया जाता है, तभी तो इस तरीके की हमें मिट्टी के हल मिल पाए खिलौने रूप में। जिस चीज को उन्होंने देखा होगा उसी चीज को तो बना सकते हैं, हमें वहां से मिट्टी के हल मिलते हैं। ये क्वेश्चन बन जाता है एमसीक्यू में कि मिट्टी के हल कहाँ से मिले हैं, तो आपको बनावली इसमें टिक करना है। ठीक है, देखो एक चीज और यहाँ पे फेमस मिली है हमें, जो कालीबंगन था ना हमारा, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक ही खेत में एक साथ दो तरीके की फसल को उगाया जाता था। इतनी भूमि पे दूसरी फसल उगाई जा रही है और इतनी भूमि पे दूसरी फसल उगाई जा रही है। इस तरीके से यहाँ पे खेती की जाती थी। ठीक है, एक साथ यहाँ पे दो फसल उगाई जाती थी। अब फसल को उगाने के बाद फसल को काटने के लिए इन्हें औजारों की जरूरत तो पड़ती होगी, तो ऐसे में क्या करते होंगे, किस तरीके के औजारों का यूज किया करते होंगे लोग। अब देखो इन्होंने फसल उगा ली, फसल खेती करने के लिए, खेत जोतने के लिए इनके पास हमें पता लगे बैलों का यूज किया करते होंगे, हल का यूज किया करते होंगे। ठीक है, अब एक फसल को उगने के बाद फसल की कटाई किस तरीके से करते होंगे, किन औजारों का यूज किया करते होंगे, ये हमें चीज समझनी है अपने इस पॉइंट में। तो जो हमारे हिस्टोरियंस है, जो हमारे इतिहासकार है, उन्होंने ये बहुत जानने की कोशिश करी कि ये जो फसलों को कटाई किस प्रकार से किया करते थे। तो कि हमें ये चीज तो पता लग गई, खेती किया करते थे। खेती करने के लिए लोग बेसिकली बैलों का यूज किया करते होंगे, हल का यूज किया करते होंगे। कालीबंद के समय हल के साक्ष्य मिल गए हैं, पर अब ये लोग फसल की कटाई किस तरीके से करते होंगे, ये चीज हमारे इतिहासकारों ने जानने की कोशिश करी। तो उन्होंने यही अंदाजा लगाया है कि ये लोग क्या क्या करते होंगे। लकड़ी के हत्थे, मान लो ये लकड़ी का डंडा एक, ठीक है, एक लकड़ी के हत्थे के ऊपर एक पत्थर का कोई नुकीला सा उन्होंने कुछ लगा दिया और उससे फसलों को काटा क्या करते होंगे। जैसे कि मैंने औजार भी लगा रखे हैं, ये नुकीले सा ही कुछ हो गया और इसके ऊपर ये लकड़ी का कुछ लगा के बांध दिया और उससे फसलों को अपना काटा करेंगे। इस तरीके की चीजों का वो यूज किया करते होंगे। अब हमने देख लिया कि फसल किस तरीके से काटते करते थे। अब यहाँ पे सिंचाई, ये खेतों को जोतने के लिए भाई पानी भी तो चाहिए, तो वो सिंचाई के लिए यहाँ पे क्या साधन थे, क्या क्या चीजें थी, वो हम चीजें समझ लेते हैं अपने इस पॉइंट में। अब देखो खेती के लिए भाई सिंचाई की आवश्यकता तो पड़ेगी, पानी की आवश्यकता तो पड़ेगी। अब उसके लिए ये लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए इन्होंने नहरों का निर्माण कराया होगा, और जिसके हमें अवशेष भी मिलते हैं कहाँ से, अफगानिस्तान का एक जगह है शोरतोगुई, यहाँ से हमें नहरों के साथ जो है वो मिलते हैं। नहरों के साथ साथ इन्होंने कुओं का निर्माण भी कराया, जलाशयों का निर्माण भी कराया। जैसे कि मैंने एक इमेज भी लगा रखी है, ये धोलावीरा का एक जलाशय है जो धोलावीरा से मिला है। तो इन सब चीजों को वो यूज किया करते होंगे बेसिकली अपने खेतों की सिंचाई के लिए। और हो सकता है एक टाइम पर आने के बाद जब ये सभ्यता खत्म हुई थी धीरे धीरे, तो हो सकता है इन नहरों की सफाई नहीं कराई गई होगी, इन नहरों को ध्यान नहीं रखा गया होगा, इन नहरों को मरम्मत नहीं किया गया होगा, तो ये नहरें गंदगी से, कूड़े कचरे से धीरे धीरे कर कर भर गई और खत्म हो गई। ठीक है, धोलावीरा से जलाशय के हमें साक्ष्य मिलते हैं, ये चीज आप याद रखना। इसके साथ साथ नहर के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं हमें, शोरदोगोई से। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हड़प्पा संस्कृति के योजनाबद्ध शहर। तो हड़प्पा संस्कृति के योजनाबद्ध शहर, देखो इस सभ्यता की जो सबसे बड़ी विशेषता थी ना, इसके जो शहर बसाए गए को प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ बसाए गए थे, जो उसकी सबसे बड़ी एक विशेषता भी है। क्योंकि इससे पहले की जो सभ्यताएं मिली, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, उन सभ्यताओं में ये सब चीजें हमें देखने को नहीं मिलती। उनकी सभ्यताओं में शहरों का जो निर्माण किया गया वो एक प्लानिंग के जरिए नहीं किया गया था। पर हड़प्पा की सभ्यता में हमें देखने को मिलता है कि कैसे एक शहर को, कैसे जगहों को एक प्लान कर कर वहां पे सिटी को बसाया गया, वहां पे लोगों को बसाया गया, वहाँ के किस तरीके से वहाँ के घरों का निर्माण किया गया, वहाँ पे किस तरीके से नालियों को निर्माण किया गया, वहाँ से किस तरीके से जल निकासी प्रणाली का निर्माण किया गया। ये सारी चीजें जो हैं इस सभ्यता को अन्य सभ्यताओं से काफी अलग बनाती है। और इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो है मोहनजोदाड़ो। देखो ये सभ्यता का ना सबसे फेमस स्थल है, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत सारी संरचनाएं, बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे बड़े बड़े घर, बड़े बड़े अन्नागार, बड़े बड़े स्नानागार, ये सारी संरचनाएं हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो इसका जो सबसे फेमस शहर था, फेमस जगह थी, वो थी हमारी मोहनजोदाड़ो। और जबकि इसके अपोजिट जो सबसे पहला खोजा गया स्थल था वो कौन सा था, हड़प्पा। तो हड़प्पा की जो बस्तियां थी ना, वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड थी। जैसे कि मैंने यहाँ पे इमेज लगा रखी है ना, एक पार्ट था ये निचला शहर और एक पार्ट था ये दुर्ग। अब इसे दो पार्ट में क्यों बनाया गया होगा, तो देखो ये चीज इसके समाज के विभाजन को एक तरीके से दिखा सकती है। तो बेसिकली अब आज के समय का एग्जांपल समझो ना, तो आप ये समझ सकते हो जैसे कि जो दुर्ग है, यहाँ पे जो सारे बड़े बड़े लोग थे, अमीर अमीर लोग थे, वो यहाँ पे रहा करते होंगे। जैसे अंबानी, अडानी, इस तरीके के जो लोग थे वो यहाँ पे रहा करते होंगे। और जो हमारा निचला शहर था, यहाँ पे सारे नॉर्मल लोग, सारे गरीब लोग या फिर मिडिल क्लास के लोग, वो सारे लोग यहाँ पर निचले शहर में रहा करते होंगे। आप देख सकते हैं निचला शहर कितना बड़ा था
और जो दुर्ग है कितना छोटा था, तो यहाँ पे सिर्फ वीवीआईपी लोग, बड़े-बड़े लोग रहा करते होंगे। जो निचला शहर था यहाँ पे सारी आबादी को यहाँ पे बसा दिया गया होगा। ठीक है, इस तरीके से इस हड़प्पा सभ्यता की जो बस्ती है, इसे 2 पार्ट में बाँटा गया था। एक था दुर्ग जो ऊँचाई पे बना हुआ था पर काफ़ी छोटा था, और दूसरा था हमारा निचला शहर जो निचली जगह पे बसा हुआ था और काफ़ी बड़ा था। देखो जो हमारा दुर्ग है वो बेसिकली ऊँचाई पे बनाया जाता था, और ये जो हमारा दुर्ग है ना, ये कच्ची ईंटों के चबूतरे पे बनाया जाता था। कच्ची ईंट के चबूतरे क्या होते हैं? देखो, चबूतरा मतलब ये समझ लो, एक बेस सा समझ लो, जैसे नींव होती है ना घर की, नींव नींव डाली जाती है पहले, फिर इस नींव के ऊपर घर बनाया जाता है, तो उसी तरीके से चबूतरा होता था। उसके ऊपर बेसिकली घरों का, भवनों का निर्माण किया जाता था, और इसको चारों तरफ से एक दीवार से घेर दिया जाता था इसकी सुरक्षा के लिए। ठीक है, कोई बाहर से कोई आके इस पे हमला ना कर दे, इसलिए इसको चारों तरफ से दीवार से घेरा जाता था। और ये निचले शहर से काफी अलग दिखता था, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया जैसे बड़े-बड़े लोग, अमीर लोग यहाँ पे रहा करते होंगे। देखो निचले शहर में भी सेम प्रोसेस फॉलो किया जाता था। यहाँ पर भी चबूतरे के ऊपर घरों का निर्माण, भवनों का निर्माण किया जाता था। बस फर्क ये था कि ये निचली जगह पे बसा था, तो इसलिए इसे निचला शहर कह दिया गया था। ठीक है, और सेम चीज इसे भी, जैसे निचला शहर हमारा बन गया, घर वर का निर्माण यहाँ पे कर दिया गया, तो इसे भी चारों तरफ से दीवार से घेर दिया जाता था, ताकि कोई बाहरी लोग आके इस पे हमला ना कर दे, इस पे आक्रमण ना कर दे। तो यहाँ पे सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाता था। देखो श्रम का अनुमान, इस टॉपिक में आपको बस ये समझना है कि जो हमारे निचले शहर का निर्माण किया गया होगा, हमारे दुर्ग का निर्माण किया गया होगा, तो इसे बनाने में कितना टाइम पीरियड लग गया होगा। ये चीज जो हमारे इतिहासकार है, हिस्टोरियंस है, वो एज्यूम करने की कोशिश करते हैं कि इसे बनाने में कितना समय लगा होगा। तो वो ये अंदाजा लगाते हैं, ये अनुमान लगाते हैं कि इतनी बड़ी जगह के निर्माण करने में काफी लंबा समय जो है वो लगा होगा, और इसको बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मजदूरों की जो जरूरत है वो भी पड़ी होगी। क्योंकि भाई आप देख सकते हैं कितना बड़ा जो वो निचला शहर है, तो इतने बड़े शहर का निर्माण करने के लिए, और ये नहीं कि कुछ भी बना दिया, एकदम अच्छे तरीके से इसका निर्माण किया गया होगा, अच्छे से घरों को बनाया गया होगा, अच्छे से गलियों को बनाया गया होगा। तो इन सब चीजों को प्लानिंग करके अगर बनाने में, तो एक तो मजदूरों की भी संख्या बहुत लगी होगी, और बहुत ही लंबा समय इसे लगा होगा बनाने में। ऐसा जस्ट एज्यूम किया जाता है हिस्टोरियंस के द्वारा। देखो मान लो कुछ मजदूर मान लेते हैं, चबूतरे को उन्होंने निर्माण करा होगा, नींव डाली होगी, बेस बनाया होगा सबसे पहले, है ना। तो ये नहीं कि बस बेस बना दिया तो उस पे सीधे घरों का निर्माण करना चालू कर दिया। पहले हर जगह के पहले बेस बनाए गए, नींव डाली गई, उसके बाद प्लानिंग की गई कि किस तरीके से कहाँ पे क्या बनाया जाएगा, किस तरीके से किस जगह पे घर बनाया जाएगा, कहाँ पे भवन बनाए जाएंगे बड़े बड़े, इन सब चीजों की पूरी प्लानिंग की गई। उसके बाद उन चीजों को बनाया गया। देखो ईंटों का मानकीकरण, देखो हमें जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है, चाहे वो हड़प्पा वाला स्थान हो, चाहे मोहनजोदारो हो, चाहे कालीबंगन हो, धोलावीरा हो, लोथल हो या सोतगुई हो, ये जितनी भी जगह है ना, उन सभी जगहों पे जो हमें ईंटें मिलती हैं वो एक ही साइज की मिलती हैं। ये नहीं कि हड़प्पा में आपको बहुत बड़ी ईंट मिल जाएगी तो मोहनजोदारो में छोटी ईंट मिल रही है, धोलावीरे में बहुत छोटी ईंट मिल रही है, इस तरीके से कुछ नहीं है। सारी जगहों पे हमें एक ही साइज की जो ईंटें हैं वो मिलती है। इनकी जो लंबाई, चौड़ाई है, ऊंचाई है, वो सारी एक है। इसका रेशियो आपको याद रखना है, क्योंकि इससे एमसीक्यू पूछ लिया जाता है। तो इसे 4:2:1 में बनाया जाता था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ के शहरों को किस तरीके से बसाया गया था ये सब हमने समझ लिया। अब यहाँ की जो जल निकासी प्रणाली थी, जिसपे स्पेसिफिक क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है, तो इस चीज को आपको अच्छे से समझना है। तो जो यहाँ की जल निकासी प्रणाली है इस हड़प्पा सभ्यता की, वो भी इस सभ्यता की एक बहुत बड़ी विशेषता है, क्योंकि जल निकासी प्रणाली का यहाँ पे लोगों ने बहुत ध्यान रखा है और बहुत अच्छे से उसे फॉलो भी किया है, क्योंकि इस तरीके की जल निकासी प्रणाली अन्य सभ्यताओं में नहीं अपनाई जाती थी। तो जल निकासी प्रणाली में आपको ये चीज समझना है बेसिकली, जैसे कि आज के समय भी होता है ना, जैसे नालियां होती हैं वो गटर से कनेक्ट होती हैं, जो गटर होता है वो बड़े नाले से कनेक्ट होता है, फिर वो जो बड़ा नाला होता है वो अन्य किसी बड़े नाले से कनेक्ट होता है। इस तरीके से जो हमारा पानी है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। ठीक है, तो गंदा पानी होता है, सब चीजें जल निकासी प्रणाली में आती है। तो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ना, इन्होंने भी इस चीज का बहुत ध्यान रखा है। इन्होंने भी नालियों का निर्माण कराया, बड़े बड़े नालों का निर्माण कराया, सारा गंदा पानी एक जगह पे दूसरी जगह पे इकट्ठा कराया। इस तरीके से चीजों का भी बहुत ध्यान रखा करते थे। यहाँ की जो हमारी सड़कें हैं, जो गलियां हैं, वो बेसिकली बहुत ही स्पेशल पद्धति थी, ग्रिड पद्धति। इस पद्धति में क्या होता था, ये जो गलियां हुआ करती थी ना, वो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। जैसे कि मैंने यहाँ पे बना भी रखा है इस तरीके से। देखो इस तरीके से यहाँ की गलियां हुआ करती थी। अब जैसे ही गलियां बन गई तो वो गलियों के साथ साथ पहले नालियों को निर्माण कराया करते थे। ठीक है, ये गलियों में उन्होंने नालियां बनवा दी इस तरीके से कुछ। ठीक है, अब नालियों का निर्माण हो गया, उसके बाद उन्होंने अपने घरों का निर्माण कराया होगा। तो सबसे पहले उन्होंने गलियां बनवाई, सड़कें बनवाई, उसके बाद उन्होंने नालियों का निर्माण कराया होगा, उसके बाद अपने घरों का निर्माण उन्होंने कराया होगा, अपने घरों को बनाया होगा। अब जो घर का गंदा पानी होता था वो नालियों में जाता था, वो नालियां जो होती थी
वो एक नाले से कनेक्ट होती थी, वो नाला बड़े नाले से कनेक्ट होता था। इस तरीके से वो गंदा पानी वो दूसरी जगह पे निकलता जाता था। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि इन्होंने सबसे पहले गलियों को बनाया होगा, उसके बाद उन्होंने नालियां बनाई, उसके बाद इन्होंने अपने घर को बनाया होगा। अब जो घरों का गंदा पानी है वो तादियों में जाता था और नालियों से मिलके बड़े नाले से वो गंदा पानी दूसरी जगह निकलता जाता था। ये जो चीज है ना यहाँ की जल निकासी प्रणाली को स्पेशल बनाता है। ठीक है, ये चीज आपको बतानी चाहिए थी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गृह स्थापित। यहाँ पे घर कैसे बनते थे ये चीज समझेंगे, यहाँ पे घर किस तरीके के हुआ करते थे ये चीज हम समझेंगे अपने इस टॉपिक में। देखो मोहनजोदारो जो कि इस सभ्यता का सबसे फेमस शहर है या फेमस जगह है, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो मोहनजोदारो के जो निचले शहर है वहां पे जो हमें घर देखने को मिलते हैं वो किस तरीके के देखने को मिलते हैं। ये आपका मान लो पूरा घर है, इसके चारों तरफ हमारे कमरे होंगे और बीच में एक हमारा ये आंगन होगा। इस तरीके से हमारे यहाँ पे घर देखने को मिलते हैं। ठीक है, कि बीच में एक आंगन होगा और उसके साथ चारों तरफ कमरे जो है वो बनाए जाएंगे। अब आंगन का यूज हो सकता है खाने पीने के लिए, रसोई वसोई का काम होता होगा आंगन के अंदर, या फिर नॉर्मली जो दिल के काम हुआ करते होंगे वो लोग इसमें किया करते होंगे। देखो ये लोग प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखा करते थे। आज के समय भी हम प्राइवेसी का ध्यान रखते हैं, उस समय भी ये लोग तो वैसे ही डेवलप थे, उस समय में विकसित थे ही, तो इन्होंने भी अपनी प्राइवेसी का ध्यान रखा। ये लोग किया क्या करते थे ना, जब अपना घर बनवाते थे, घरों का निर्माण करते थे, तो उसमें ये लोग खिड़कियां नहीं बनवाया करते थे। क्यों नहीं बनवाया करते थे? मान लो कि बाहर से कोई बंदा घूमने जा रहा है, कोई देखते हुए जा रहे हैं इनके घर में कि क्या, इनके घर में क्या चल रहा है, तो इन सब चीजों से बचने के लोग क्या क्या करते थे, अपनी खिड़कियों का निर्माण अपने घरों में नहीं कराया करते थे, जिससे इनकी प्राइवेसी जो है वो बनी रहे। और एक चीज स्पेशल हमें देखने को मिलके, मान लो ये इनका घर था, ठीक है, तो ये लोग घरों को इस तरीके से बनाया करते थे कि इनके मेन गेट से सीधे इनका आंगन ना दिखे, कि कहीं बाहर से कोई बंदा गेट पे खड़े होकर इनके देख रहा है कि इनके आंगन में क्या चल रहा है, तो ये बीच में एक दीवार बना दिया करते थे और एक गेट अंदर की तरफ रखते थे। मेन गेट हमारा ये हो गया जहाँ से एंट्री हो रही है, इस तरीके से अंदर जाके फिर इधर से आके फिर यूं जाना पड़ता होगा। तो इस तरीके से घरों को निर्माण कराया करते थे कि डायरेक्ट घर के अंदर ना देख ले, कोई खिड़की में से ना देख ले। ये अपनी प्राइवेसी का ध्यान बहुत ज्यादा रखा करते थे। देखो मैंने ये इमेज भी लगा रखी है, हड़प्पा सभ्यता का ये घर है मोहनजोदारो को जो हमें मिला है, ये इनका आंगन। यहाँ पे हमें कुएं देखने को मिलते हैं, यहाँ पे हमें रसोई देखने को मिलते हैं, यहाँ पे हमें स्नानागार बाथरूम जो होता है वो देखने को मिलता है। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है इस घर के अंदर। तो फिर स्नानागार और जल निकासी, देखो एक तो यहाँ पे हमें हर घर के अंदर एक तो हमें बाथरूम देखने को मिलता है, स्नानागार देखने को मिलता है, जिसका जो फर्श हुआ करता था ना वो हमारा ईंटों से बना हुआ करता था। और जब मान लो बाथरूम है तो उस बाथरूम का पानी बाहर तो निकलेगा, तो उसके लिए उसका जो पाइप हुआ करता होगा वो जाके डायरेक्ट सीधे नाली से कनेक्ट हुआ करता था, जिससे क्या होता था घर के अंदर पानी इकट्ठा ना हो, घर के अंदर गंदगी ना हो, तो डायरेक्ट वो जो पानी है वो नाली में जाएगा, नाली से पानी नाले में जाएगा। इस तरीके से चीज यहाँ पे चला करती थी। देखो ऐसा नहीं था कि यहाँ पे सिर्फ एक मंजिल के घर हुआ करते थे, कुछ ऐसे भी अवशेष मिले हैं कि जिससे हमें ये पता लगता है कि यहाँ पे बहुमंजिल घर भी होंगे, मतलब एक मंजिल के ऊपर एक और मंजिल, जैसे आज के समय में होते हैं ना 2 फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरीके के घर यहाँ पे हो सकते हैं। इसका अनुमान लगाया जाता है क्योंकि यहाँ पे हमें सीढ़ियां देखने को मिलती हैं, जिससे इतिहासकार जो होते हैं वो ये अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पे हो सकता है कि बहुमंजिला घर भी यहाँ पे हुआ करते होंगे। देखो पानी वानी अगर इन्हें पीना भी ना हो, पानी चाहिए इनके लिए, तो ये ऐसा तो है ना कि भाई दूर जाना पड़े, इन्हें नदियों के पास जाना पड़े, या फिर जहां जहां जलाशयों का निर्माण कराया होगा वहां पे जाके पानी लेकर आएंगे। नहीं, ये लोग क्या करते थे ना, अपने घरों के अंदर ही कुआं खुदवाया करते थे, अपने घरों के अंदर ही कुएं बनवा लिया करते थे और उसी से पानी का ये लोग यूज किया करते होंगे। अब ऐसे ही कैसे कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मोहनजोदारो जो हमारा शहर था, यहाँ पे हमें 700 से ज्यादा कुएं देखने को मिलते हैं। अब एक ही जगह पे 700 से ज्यादा कुएं, तो इससे यही तो अंदाजा लगाया जाएगा कि यहाँ पे कुएं जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में लोग अपने घरों में खुदवाया करते होंगे। और इन कुओं का यूज जो रैंडम लोग हुआ करते थे वो लोग भी कर सकते थे। ऐसा नहीं था कि जिसका कुआं है वही इसका यूज करेगा, नहीं, कोई भी व्यक्ति इन कुओं का यूज पानी के लिए कर सकता था। अब हमने ये भी समझ लिया इनका घरों के बारे में, इनका घर किस तरीके से हुआ करती थी, किस तरीके से बनाए जाते थे, ठीक है, इनके घरों में क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है जो हमारा वो है दुर्ग। देखो दुर्ग के अंदर ना हमें ऐसी संरचनाएं, मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें मिलती है, ऐसी बहुत सारी जगह मिलती है जिनका जो यूज है वो कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि सभी लोग मिलकर उनका यूज किया करते होंगे। जैसे कि हमें वहाँ पे माल गोदाम मिलता है। माल गोदाम किस लिए यूज किया जाता होगा, मान लो वहाँ पे कोई सामान रखना है, कोई सामान को स्टोर करना है, खाने पीने की चीज स्टोर करनी है, तो हो सकता है उस माल गोदाम के अंदर वो लोग इन सब चीजों का स्टोर करके रखते होंगे। ऐसी विशाल स्नानागार देखने को मिलता है। अबे विशाल स्नानागार स्विमिंग पूल के लिए तो होता नहीं होगा, हो सकता है तो इनका धार्मिक पूजा पाठ होता हो या फिर अन्य किसी चीज के लिए हो सकता है वो इस चीज का यूज करते होंगे। तो ऐसी संरचनाएं हमें देखने को मिलती हैं, ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं जिनका जो यूज है वो सारे लोग मिलके किया करते होंगे। अब देखिए माल गोदाम, देखो माल गोदाम एक बहुत बड़ी संरचना थी, इसके अंदर ये लोग अपना सामान स्टोर करके रखते होंगे। जो इसका नीचे का हिस्सा था वो ईंटों से बना था, बाकी जो ऊपर का हिस्सा था वो लकड़ी से बना हुआ था, इसलिए आज के टाइम पे वो चीज बिल्कुल ही खत्म सी हो गई है। भाई लकड़ी कितनी टाइम तक रहेगी, है ना, तो जो चीजें ईंटे से बनी थी वो चीज बची है, उसे आज भी हम देख सकते हैं, पर जो लकड़ी से बनी हुई चीजें थी वो पूरी तरीके से
खत्म हो गई है। और हमारा जो दूसरी संरचना थी वो थी हमारा विशाल स्नानागार, जो कोई बेसिकली एक आयतकार जलाशय था इस तरीके से, और इसके उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में बेसिकली सीढ़ी हुआ करती थी उतरने के लिए। अब इसका यूज वो लोग किस लिए क्या करते थे इसके बारे में किसी को एग्जैक्ट तो नहीं पता है, पर जहाँ तक अनुमान लगाया जाता है तो हो सकता है कोई उनका धार्मिक पूजा पाठ होता होगा जिसके लिए वो इसका यूज किया करते होंगे। जैसे आज के समय भी हम कहते हैं ना जलाशयों में पूजा पाठ करने के लिए कोई नदी वदी, इस तरीके से वो हो सकता है वो लोग भी यूज किया करते होंगे। ठीक है, अब देखो जलाशयों की संरचना, ये जो जलाशय हैं किस तरीके से बनाए जाते थे या फिर इसको बनाने में किन चीजों का यूज किया जाता था। देखो इन्हें बेसिकली ईंटों और जो जिप्सम होता है उसके द्वारा, उसके थ्रू इसे बनाया जाता था। इसको चारों तरफ से चिनाई कर दी जाती थी ईंटों की, और इसमें पानी जो है वो भर दिया जाता था, और इसके आसपास जो है टीन का शौर बने हुए थे जिनके अंदर हमें कुएं देखने को मिलते हैं। और इस जलाशय में जब गंदा पानी हो जाया करता था वो चीज जो है वो एक बड़े नाले से कनेक्ट होता था, मतलब इसका सारा पानी जो है वो दूसरे नाले में जाके गिर जाता था वापिस, इसमें साफ पानी जो है वो बढ़ जाया करता था। देखो एक और संरचना में यहाँ पे देखने को मिलती है, एक 8 स्नानागार देखने को मिलते हैं एक साथ। ये जो हमारा जलाशय मिलता है इसके जस्ट उत्तर में क्या होता है, एक ऐसी संरचना, ये मतलब छोटे छोटे 8 स्नानागार हमें देखने को मिलते हैं। एक गली और उसके दोनों ओर 4-4 की संख्या में जो हमारे स्नानागार इस तरीके से बने पड़े हैं। ठीक है, और बस वही ये जो स्नानागार का जब पानी होता है वो भी जाके नाली से कनेक्ट होता है ताकि जो इनका गंदा पानी है वो दूसरी जगहों पे जा सके, बड़े नालों में जाके गिर सके। अब एक चीज वही चीज निकल के आती है, जैसे मैं अभी आपको बता ही रहा था कि जो विशाल स्नानागार मिला है, जो जलाशय मिला है, इनका जो यूज है वो किस लिए किया जाता होगा। अब देखो जो विशाल स्नानागार है, अब खुले में नहाने के लिए तो किया नहीं जाता होगा, या फिर कोई स्विमिंग पूल टाइप तो होगा नहीं। तो जहां तक जो इसका अनुमान लगाया जाता है इतिहासकारों द्वारा वो यही लगाया जा सकता है कि हो सकता है वो लोग अब कोई पूजा पाठ करते होंगे, कोई धार्मिक कार्यक्रम करते होंगे, या फिर कोई अनुष्ठानिक कार्यक्रम करते होंगे, इन्हीं सब चीजों के लिए इनका यूज किया जाता होगा। बाकी हो सकता है कुछ और भी रीजन हो सकते हैं। तो बस यही था हमारा, हमने इसके स्थापत्य के बारे में देखा, इसकी जल निकासी के बारे में देख लिया, दुर्ग के बारे में हमने समझ लिया, तो जो इसके योजनाबद्ध शहर थे उन सब चीजों के बारे में हमने यहाँ पे समझ लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। देखो आप दुनिया के किसी भी समाज में देखोगे ना तो वहाँ पे भिन्नता है, वहाँ पे डिफरेंसेस हमें देखने को मिलता ही मिलता है। हर समाज में कुछ ना कुछ भेदभाव जो है वो होते ही होते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत अमीर हो सकता है तो कोई व्यक्ति बहुत गरीब भी हो सकता है, किसी के पास पावर होगी तो कोई हो सकता है कमजोर व्यक्ति भी हो सकता है, कोई पढ़ा लिखा होगा तो कोई गंवार भी होगा। इस तरीके से चीजें जो है, जो डिफरेंसेस है, जो भेदभाव है, वो हर समाज के अंदर हमें देखने को मिलते ही है। तो इसी तरीके से जो हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था उसमें किस तरीके से भेदभाव के बारे में पता लगता है, इन भेदभाव के बारे में जान पाते हैं कि किस तरीके से अमीर लोग हुआ करते होंगे या फिर गरीब लोग हुआ करते होंगे, उन लोग के भेदभाव था भी या नहीं था, हम कैसे जान पाते हैं। तो इसको जानने के ना देखो बेसिकली 2 तरीके थे, एक था समाधान का अध्ययन करना और एक था जो विलासिता की वस्तुएं थी उनके बारे में जान के। तो कोई समाधान क्या होता था, देखो मैंने यहाँ पे इमेज भी लगा रखी है ना, जैसे एक लाश, एक कंकाल पड़ा हुआ है, तो ऐसे जब लोगों को दफना दिया जाता था तो उसे हम समाधान कहते थे। ठीक है, शव को दफना देना। इस चीज के थ्रू हम इस समाज में क्या भेदभाव थे या भेदभाव हुआ भी करते थे या नहीं हुआ करते थे, इन सब चीजों के बारे में जान पाते हैं। देखो आपने मिस्र में जो मम्मीज मिली हैं, जो पिरामिड है उसमें जो मम्मीज को रखा जाता था उसके बारे में आपने सुना ही होगा। तो वो जो लोग राजा महाराजा हुआ करते थे उनकी लाशों को उस तरीके से मम्मीज के रूप में बनाकर उन्हें रखा गया है। या फिर जो वहां से हमें कब्रें मिली हैं उनके अंदर में ये देखने को मिलता है ना कि उनके साथ बहुत सारा सोना चांदी हीरे मोती इस तरीके की जो चीजें हैं वो उनकी लाशों के साथ, उनके शव के साथ दफना दी जाती थी। तो जिनके शव के साथ हमें इस तरीके की चीज मिलती होंगी, सोना मिल गया किसी की लाश के साथ, किसी के, या फिर हीरे मोती जवाहरात या फिर कोई आभूषण, अगर किसी के शव के साथ ऐसी चीजें मिल रही हैं तो भाई यही तो अंदाजा लगाया जाएगा कि वो व्यक्ति अमीर होगा। और इसकी जस्ट अपोजिट हमें कोई ऐसा शव मिल जाता है जिसके शव के साथ कुछ भी नहीं मिलता, जब मिलता है तो फिर नॉर्मल सी चीजें, मान लो मिट्टी के कोई बर्तन मिल गए छोटे मोटे, तो इससे यही पता लगेगा कि ये व्यक्ति गरीब होगा, है ना। तो इस तरीके से हम शवों का अध्ययन करके उन चीजों का पता लगाया कर देते हैं। देखो जो मिस्र के अंदर हमें जो शवदान मिले हैं उनके अंदर तो देखो हमें ये चीज देखने को मिलती है कि वो लोग अपने लोगों के शवों के साथ बहुत सारी धन संपत्ति को दफनाया करते थे। पर जो हड़प्पा सभ्यता के शवदान हमें मिलते हैं उसमें हमें ये चीज देखने को मिलती है कि वो लोग ज्यादा इन सब चीजों में मतलब बिलीव नहीं रखा करते थे, मतलब ज्यादा चीजें जो ज्यादा महंगी चीजें थी उन सब चीजों को अपने शवों के साथ नहीं दफनाया करते थे। आमतौर पर हमें ये देखने को मिलता है जो व्यक्ति मान लो कि मर जाता है उसे नॉर्मली गड्ढे के अंदर गड्ढा खोदा और उसके अंदर दफना दिया, ठीक है। पर कुछ कुछ हमें चीजें हमें ये भी देखने को मिलती है कि कुछ कुछ कब्रों को ईंटों के साथ चिनाई करवाई जाती थी। तो भाई देखो जिनके पास पैसा होगा, जो अमीर होंगे, उन लोगों को ने अपने लोगों की शवों को ईंटों से चिनाई करवा दी। जिनके पास पैसा नहीं था, जिनके पास मनी नहीं था, तो उन्होंने गड्ढे खुदवाए और सीधे उनके अपने लोगों की जो शव थे उन्हें दफना दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो हमें कब्रें मिली है ना,
उन कब्रों में बहुत सारी चीजें मिली है, जैसे कि हमें मृदभान मिले हैं, जैसे कि मृदभान मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। उसके साथ साथ कुछ आभूषण भी मिले हैं, आभूषण मतलब वही हीरे जवाहरात या फिर कोई गहने हार वार इस तरह की चीजें मिली है। तो अब इन चीजों को वो लोग कब्रों के साथ दफनाया क्यों कर देते, क्योंकि वो लोग पुनर्जन्म में माना करते थे कि इस व्यक्ति का पुनर्जन्म होगा तो वो इन सब चीजों का यूज करेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक तांबे का दर्पण भी लगा रखा है। इस तरीके की चीजें जो है इन कब्रों से मिली है। और ये नहीं है कि किसी महिला के साथ ही चीजों को दफनाया जाता था, एक सिर्फ पुरुष के साथ दफनाया जाता था, नहीं, दोनों की कब्रों से हमें चीजें हमें देखने को मिलती है कि इन दोनों के साथ ही आभूषणों को, चीजों को दफनाया जाता था। और इसका एक एग्जाम्पल भी है, क्या होता है जब 1980 में हड़प्पा में और खुदाई की जाती है तो वहां पे हमें और चीजें मिलती है, जैसे कि वहां पे हमें मन के देखने को मिलते हैं, जैस्पर के मनकों से बने आभूषण देखने को मिलते हैं, ये तांबे वाला दर्पण देखने को मिलता है। इसके साथ साथ एक पुरुष की खोपड़ी के साथ हमें शंख के 3 छल्ले देखने को मिलते हैं। इस तरीके की चीजें जो है हमें इन कब्रों से देखने को मिलती हैं। बट एट द एंड मतलब ये सारी जगह पे चीजें हमें देखने को मिलती है। मान लो सिर्फ हड़प्पा में हमें ऐसी कब्रें मिली जहाँ पे ऐसी चीजें दफनाई जाती थी, पर मोहनजोदड़ो को जाते हैं तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं मिला ज्यादा चीजें। तो इससे ये कंक्लूजन निकल कर आता है कि जो हड़प्पा के लोग हुआ करते थे वो मृतकों के साथ ज्यादा महंगी चीजें दफनाने में बिलीव नहीं रखा करते थे। दफनाते थे पर कोई महंगी चीजें वो ज्यादा दफनाने में बिलीव नहीं रखा करते थे। ठीक है, ये तो था समाधान के बारे में। देखो नेक्स्ट हमारा विलासिता की वस्तु की खोज। देखो 2 तरीकों की वस्तु हुआ करती थी इस समय में। एक वस्तु हुआ करती उपयोगी वस्तु और एक वस्तु हुआ करती थी विलासिता की वस्तु। उपयोगी वस्तु वो वस्तु है जो हर किसी के लिए चाहिए, हर किसी की लाइफ में बहुत जरूरी हुआ करती। पर जो विलासिता की वस्तु है वो वस्तु एक ऐसी वस्तु थी जो या तो बहुत महंगी हुआ करती होगी या फिर जिसे हर कोई परचेस नहीं कर सकता था। तो कुछ जो समाज के अमीर वर्ग हुआ करते होंगे वो लोग इस वस्तु को खरीद लिया करते होंगे क्योंकि उनके पास तो पैसा है भाई। पर हर किसी के पास पैसा थोड़ी है। अभी कैसे पता लगाया जाता होगा कि विलासिता की वस्तु कौन सी है? तो सिंपली भाई उस वस्तु को बनाने में जिस चीज का यूज किया गया है, जिस धातु से वो वस्तु बनी है, अगर वो धातु किसी दूसरे देश से मंगाई जा रही है या फिर वो धातु हर जगह उपलब्ध नहीं है तो जाहिर सी बात है वो विलासिता की वस्तु होगी, क्योंकि भाई जब उस जगह पर उपलब्ध नहीं, उसे दूसरी जगह से मंगाया जा रहा है तो वो महंगी पड़ती होगी, तो हर कोई उसे परचेज नहीं कर पाता होगा। और जो उपयोगी चीजें थी, जो हमारे मिट्टी के बर्तन मिलते हैं भाई, देखो बर्तन बर्तन तो अब हर किसी को चाहिए ना, तो इस तरीके की वस्तु जो हुआ करती थी वो उपयोगी वस्तु हुआ करती थी, जो कि मिट्टी पत्थर इन सब चीजों से मिलाकर आसानी से बना ली जाती थी। हमें जो चक्कियां मिली है, जो मृदभांड मिले हैं, जो सुइयां मिली है, जो झावा मिले, ये सारी चीजें वही चीजें हैं जो उपयोगी वस्तु हुआ करती थी। हर किसी की लाइफ में इनका इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था, तो ये हर किसी के पास आसानी से मिल जाया करती थी। और ये जो चीजें है ना, ये सारी चीजें हमें इस सभ्यता की हर जगह पे देखने को मिलती हैं। और जो विलासिता की वस्तु थी, देखो वो बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ का मतलब होता है या तो बहुत कम पाई जाती है या फिर एक स्पेसिफिक जगह पे ही मिलती थी। जैसे कि मैंने यहाँ पे कोड भी लगा रखी है, एक मक्के की फ्योन्स धातु से बना हुआ पात्र है। ये जो धातु थी ये हर जगह उपलब्ध नहीं हुआ करती थी, इसे दूसरे देश से मंगाया जाता था, उसके बाद इस तरीके के पात्र का जो है निर्माण किया जाता था। तो ऐसा जो पात्र है हर किसी के घर में उपलब्ध नहीं होगा भाई, देखो इतनी महंगी धातु है तो हर कोई तो मंगा नहीं पाएगा ना। तो ये जो पात्र है एक विलासिता का पात्र हो सकता है। देखो जो हमारी महंगी वस्तुएं, जो दुर्लभ वस्तुएं, जो कम मात्रा में पाई जाती थी, वो हमें मोहनजोदारो में भी देखने को मिलती हैं और हड़प्पा में भी देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये जो बस्तियां है काफी मुख्य, काफी मेन जो शहर है वो रहे होंगे यहाँ के। और जो इसकी छोटी बस्तियां थी जैसे कालीबंगा, लोथल, इन जगहों पे ऐसी वस्तु हमें ना के बराबर देखने को मिलती है। तो हो सकता है यहाँ पे ज्यादा अमीर लोग ना रहे हो। देखो सोना भी यहाँ पर एक दुर्लभ वस्तु, एक दुर्लभ धातु थी जो कि हर किसी के पास उपलब्ध नहीं हुआ करती थी, क्योंकि एक तो उस टाइम पे बहुत महंगी रही होगी, उसके साथ साथ ये काफी दूर दूर जगहों से मंगाई जाती थी। साउथ वाला जो इंडिया का हिस्सा वहां से इस चीज को मंगाया जाता था। और जो सोना है ये काफी कम स्थानों से ही हमें मिला है हड़प्पा साइट्स में। तो इससे यही चीज पता लगती है कि सोना जो है या तो कम मात्रा में रहा होगा और काफी महंगा भी रहा होगा। तो ये हमने इनके समाज के बारे में समझ लिया। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। देखो शिल्प उत्पादन मतलब यहाँ पे जो चीजों का निर्माण किया जाता था, चीजें बनाई जाती थी, कोई धातु बनाई जा रही है, कोई वस्तु बनाई जा रही है, वो किस तरीके से बनाई जाती थी, किन किन चीजों का इसमें यूज होता था, कहाँ पे बनाई जाती थी, ये सारी चीजें समझेंगे अपने इस टॉपिक में। देखो हड़प्पा के बहुत सारे स्थल थे, उसमें से एक और स्थल था चोंदड़ो, जो कि बहुत ही छोटा सा स्थल था। कितनी जगह में फैला हुआ था? 7 हेक्टेयर में। जो हमारा मोहनजोदारो है वो लगभग लगभग 125 हेक्टेयर में फैला हुआ है। उसके मुकाबले चोंदड़ो तो बहुत ही छोटा सा स्थल था, पर ये छोटा जरूर हो पर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये यहाँ की फैक्ट्री के रूप में आप इसे समझ सकते हैं कि यहीं पर सारे काम जो है वो हुआ करते होंगे, जो भी चीजें बनाई जाती होंगी वो सारी चीजें यहीं पर बनाई जाती थी। जो शिल्प उत्पादन है जो हमारा मेनली वो यहीं पर हुआ करता था, एक तरीके से फैक्ट्री का हब था। ठीक है, एंड यहाँ पे अलग अलग तरीके के शिल्पकार हुआ करते थे,
यहाँ पे शंख बनाए जाते थे, शंख की कटाई की जाती थी, मनके बनाए जाते थे, या फिर जो बहुत सारी अलग-अलग तरीके की धातु हुआ करती है, उनको बनाया जाता था। जो मोहर हुआ करती है, उन्हें भी बनाया जाता था। जो बाट हुआ करते थे, उनका निर्माण भी यहाँ पे किया जाता था। अलग-अलग चीज़ों का जो निर्माण है, वो यहीं पर किया जाता था। ठीक है, मैंने इमेज में लगा रखी है, इस तरीके के मनके हुआ करते थे। अब ये जो हमारे मनके हैं, मनके बेसिकली मोती होते हैं, ठीक है? अब इनका निर्माण कैसे किया जाता था? इन्हें किस तरीके से बनाया जाता था? अलग-अलग कुछ धातु हुआ करती है, उनके थ्रू हमारे मनकों का जो है हमारे मनकों को बनाया जाता था, ठीक है? अब कौन-कौन सी धातु हुआ करती है? उनके आपको नाम पता होने चाहिए। कार्नेलियन, जैस्पेर, क्वार्ट्ज, स्फटिक और सेलगिरी, ठीक है? सेलगिरी का बहुत आपको नाम ध्यान होना चाहिए, ठीक है? इन धातु के थ्रू जो है हमारा मनकों को बनाया जाता था और इसके साथ-साथ तांबे, कांसा, सोना, शंख, ब्रोंज, पकी हुई मिट्टी, इन सब चीज़ों का भी यूज़ मनके बनाने में किया जाता था, ठीक है? अब देखो हमें यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जो मनके हुआ करते थे, जो हमारे मोती हुआ करते थे, वो ये नहीं था कि किसी एक ही शेप में थे, गोल है तो गोल ही शेप में, नहीं। अलग-अलग डिज़ाइन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमें चक्राकार मनके देखने को मिलते हैं, गोलाकार मनके देखने को मिलते हैं, बेलनाकार मनके मनके देखने को मिलते हैं, डोलाकार मनके देखने को मिलते हैं। मतलब अलग-अलग डिज़ाइन के मनके हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कुछ मनके ऐसे हुआ करते थे, जो 2 या 2 से अधिक जो पत्थर है, उनको जोड़कर उनको मिक्स करके बनाए गए हों, जिन पे बहुत ही सुंदर-सुंदर चित्र बना रखे हों, अलग-अलग तरीके के डिज़ाइन बना रखे हों। इस तरीके की चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है मनकों के साथ। अगर ये पूछा जाए कि जो हमारे मनके हैं, उन्हें किस तरीके से बनाया जा रहा है? तो देखो, हमारे पास धातु है, हम धातु के उन धातुओं के थ्रू मनके बनाया करते थे। अब वो किस धातु को हम यूज़ करें मनके बनाने के लिए, इस पे भी डिपेंड रहता था। जैसे कि जो हमारी सेल खड़ी है, ये काफ़ी मुलायम धातु हुआ करती थी, तो इसके थ्रू हम आसानी से मनके बना लेते थे। इसके लिए हम क्या करते थे, मानो कोई साँचा है, एक डिब्बे आकार का साँचा है, तो इसमें हम इस धातु को रख दिया सारा और इसको शेप दे दी, ठीक है? इस तरीके से हमारा मनका बन गया। या फिर अलग-अलग तरीके की जिस तरीके के साँचे हुआ करते थे, उसमें हमने उस धातु को डाल दिया और उसने उसके अकॉर्डिंग उसकी शेप बना दी और हमारे मनका जो है वो बन के तैयार हो गया। अब जो ये वही धातु थी कार्नेलियन, ये पूछ लिया जाता है आपसे कि इसको कैसे बनाया जाता था? देखो हमारा जो कार्नेलियन पत्थर है, वो पहले पीले रंग में कच्चे रूप में लाया जाता था। मतलब वो कच्चा जब हुआ करता था, तो पीले रंग का हुआ करता था। पर उसे क्या करते थे, आग में उसे पकाया जाता था और जब उसका रंग लाल हो जाया करता था, तो वो पूरी तरीके से पक जाता था। और फिर जब वो पूरी तरीके से पक गया, फिर उसको जिस शेप में हमें देना है उसके अकॉर्डिंग उसे तोड़ा गया, उसे छेनिया तोड़ के थ्रू उसकी शेप बनाई गई, उसकी पॉलिश की गई, उसकी सफाई कर उसके थ्रू एक अच्छा मनका जो है वो तैयार किया जाता था। देखो इन मनकों के अंदर छेद करने के लिए भी कुछ अब चाहिए, तो कुछ उपकरण तो हमें चाहिए, कुछ औजार चाहिए। तो उसके लिए क्या होता था, हमें चुंदड़ो, लोथल, धोलावीरा इन जगहों से कुछ हमें छेद करने के लिए कुछ टूल्स मिले, कुछ औजार मिले जिनके थ्रू इन मनकों के अंदर छेद जो वो किया जाता था। देखो चुंदड़ो तो बेसिकली फैक्ट्री का हफ्ता यहाँ पे सारा काम जो चलता था। पर इसके अलावा और भी जगह थी, जैसे कि नागेश्वर था, बालाकोट था। ये एक तो समुद्र के किनारे बसे हुए थे और यहाँ पे भी यही शिल्प उत्पादन का जो काम है वो चला करता था। यहाँ पे बहुत ही मात्रा में शंख का निर्माण किया जाता था। यहाँ चूड़ियाँ बनाई जाती थी, करचियाँ बनाई जाती थी और भी चीज़ें जो यहाँ पे बनाई जाती थी। और इन जगहों से जब इन चीज़ों का निर्माण किया जाता था, इन सब चीज़ों को बनाया जाता था, तो इन चीज़ों को मोहनजोदारो, हड़प्पा इन जगहों पे भेजा जाता था बेचने के लिए। ठीक है? ये इनका शिल्प उत्पादन था। अब हम इन शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे कर पाते हैं कि इसी जगह पे शिल्प उत्पादन किया जाता होगा, कहीं और पे मोहनजोदाड़ो में भी तो किया जा सकता था। वहाँ पे क्यों नहीं किया जाता था? चूंदड़ों में क्यों किया जाता था? ये क्वेश्चन भी आता है आपके मन में। तो इसका जो आंसर यही है कि जो हमारे इतिहासकार और जो पुरातात्विक लोग हैं, वो हमें कुछ तरीके बताते हैं कि इसी स्पेसिफिक जगह पे क्यों किया जाता होगा शिल्प उत्पादन। तो मान लो जो हमारा चुंदड़ो है, यहाँ पे हमारा जो शिल्प उत्पादन हो रहा है, ठीक है? तो इस जगह पे क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि प्रस्तर पिंड मिलते हैं, पूरे शंख मिलते हैं, तांबा मिलता है, औज़ार मिलते हैं या बहुत सारी खराब वस्तुएँ मिलती हैं या फिर जो कोई चीज़ बनाने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत है या फिर अधूरी वस्तुएँ मिलती हैं, कूड़ा-करकट मिलता है। ये सारी चीज़ें अगर एक ही जगह से मिल रही है, तो इसके थ्रू जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, इतिहासकार हैं, वो ये अंदाज़ा लगाते हैं अगर ये यहाँ पे मिल रही है, तो हो सकता है यहाँ पे इन चीज़ों को बनाने का काम किया जाता होगा। ये जो कूड़ा-करकट मिलता है हमारा, कूड़ा-करकट बेसिकली मतलब ये समझ लो आप, एक फैक्ट्री के अंदर कोई काम चल रहा है, किसी चीज़ का निर्माण हो रहा है, उसमें से जो वेस्ट मटेरियल बच गया, उस सारी चीज़ को फेंक दिया गया। तो वो चीज़ें जो फेंक दी गई, वो चीज़ें जो बची वहाँ पर, वो सारी चीज़ें आज के समय हिस्टोरियन जो उन चीज़ों को बारे में उन कूड़े-करकट के थ्रू ये पता कर पाते हैं कि यहाँ पे जो हमारा शिल्प कार्य है वो हुआ करता होगा। ये बहुत से जो टुकड़े हुआ करते थे, उन्हें उन्हीं स्थल पे छोड़ दिया जाता था या फिर उनका कोई यूज़ नहीं किया जाता था। जिससे क्या होता था, ये चीज़ें वहीं पे रह गई। आज के समय में जब उनकी खुदाई हुई तो वो चीज़ें वहाँ से मिलने लगी, एक ही जगह से स्पेसिफिक जगह से वो चीज़ें मिल रही हैं। तो ये अंदाज़ा लगा गया कि यहीं पे ये सारी चीज़ें मिल रही है, तो हो सकता है कि ये सारी चीज़ों का निर्माण, इन सब चीज़ों को बनाया यहीं पर जाता होगा। कि अन्य जो जगह है, हम जैसे मोहनजोदारो है, जो हड़प्पा है,
इन जगहों से ऐसी चीजें हमें ज्यादा देखने को नहीं मिलती है। इसलिए वो ऐसा कहते हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर जो चीजें हैं शिल्प कार्य की वो बनाई जाती होंगी। मोहनजोदाड़ो और जो हड़प्पा है यहाँ पे भी थोड़ा बहुत जो शिल्प उत्पादन हुआ करता होगा, पर चुंदड़ो या फिर जो हमें अन्य जगह थी नागेश्वर, बालाकोट, इनके मुकाबले तो ना के बराबर होता था। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां। अब एक बात सोचो कि ये जो शिल्प उत्पादन कर रहे हैं उन सब चीजों के लिए भाई इन्हें रॉ मटेरियल की जरूरत तो पड़ेगी, कच्चे माल की जरूरत पड़ेगी, तो ये चीजें कहाँ से लेकर आएंगे? अगर इनके यहाँ पे वो चीजें नहीं है तो जाहिर सी बात है इन्हें दूसरे देशों से मंगाना पड़ेगा, दूसरी जगहों पे जाना पड़ेगा। तो देखो ऐसी बहुत सी चीजें हुआ करती थी जो इन्हें यहीं पे इनके यहाँ पे मिल जाया करती थी, पर कुछ चीजें ऐसे हुआ करती थी जैसे कुछ पत्थर हो गए, कुछ लकड़ियां हो गई, कुछ धातुएं हो गई जो इनके यहाँ पे नहीं मिला करती थी, तो इसके लिए ये लोग दूसरी जगहों पे जाया करते थे। तो देखो जब आप लोगों ने मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ी हुई तो उसमें आपने देखा होगा परिवहन का वहाँ पे सबसे अच्छा साधन जो हुआ करता था वो था जलमार्ग। पर जो मैं सिंधु घाटी की सभ्यता मिलती है ना, यहाँ पे भी जलमार्ग का यूज किया जाता होगा परिवहन के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पे हमें बैलगाड़ी के भी कुछ अवशेष मिले हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे इमेज लगा रखी है, ये देख सकते हैं मिट्टी का हमें खिलौना मिला है जो कि बैलगाड़ी के रूप में है। तो वो लोग परिवहन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए बैलगाड़ी का यूज भी किया करते होंगे। उसके साथ साथ हमें जो सिंधु नदी है, रावी नदी, इन नदियों का यूज भी वो लोग व्यापार के लिए किया करते होंगे। तो उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाले माल, देखो बस्तियों की स्थापना कच्चे माल के निकट। देखो जो हड़प्पा वासी के लोग थे स्टार्टिंग से ही तेज दिमाग वाले थे। इन्हें पता था कि हमें कहाँ पे बस्ती का स्थापना करनी चाहिए और कहाँ पे नहीं। इन्हें लगा कि हमें यहाँ पे अच्छा संसाधन मिल जाएगा, अच्छा खनिज मिल जाएगा, तो हम यहाँ पे अपनी बस्ती की स्थापना करते हैं। जहाँ पे नहीं मिल रहा था वहाँ पे इन्होंने नहीं करी। तो इन्होंने अपनी जो बस्ती की स्थापना नागेश्वर में करी, बालाकोट में करी। क्यों करी? क्योंकि यहाँ पे थे शंख, तो शंख है हमारी धातु है, ये अच्छी मात्रा में मिल रहा था। तो इन्होंने अपनी वस्तु का निर्माण यहाँ पे करा, जिससे ना शंख जो है वह अच्छी मात्रा में और आसानी से मिलने लगा। इसके साथ साथ जो इसका एक और जगह थी छोटोगुई, जो कि वर्तमान में कहाँ पे, अफगानिस्तान में। इन्होंने अपनी बस्ती का निर्माण यहाँ पे जो करवाया क्योंकि इन्हें यहाँ से लाजवाब जो मड़ी है नीले रंग की वो मिल जाया करती थी। तो इस मड़ी के लिए इन्होंने यहाँ पे अपनी बस्तियों की स्थापना कर दी। ऐसी जो लोथल था जो कि गुजरात में आज के समय में, यहाँ पे इन्होंने अपनी बस्ती का इसलिए बनाया क्योंकि इन्हें यहाँ से कार्नेलियन, सेल कड़ी, ऐसी जो धातु है वो यहाँ से मिल जाया करती थी। तो बेसिकली जहाँ से इन्हें जिस तरीके की धातु मिल रही है, जहाँ से इन्हें जिस तरीके की रिसोर्सेज मिल रही है, चीजें मिल रही है, वहीं उन्हीं चीजों के आसपास से अपनी बस्तियों का निर्माण जो वो करा दिया करते थे, जिससे इन्हें कच्चा माल जो है, रॉ मटेरियल जो वो आसानी से मिल जाए। तो वो जो हड़प्पा वासी लोग हुआ करते थे, हड़प्पा के लोग हुआ करते थे, वो कच्चे माल प्राप्त करने के लिए, रॉ मटेरियल प्राप्त करने के लिए दूसरी दूसरी जगहों पे भी जाया करते थे। जैसे कि ये लोग राजस्थान में भी आए थे कुछ माल प्राप्त करने के लिए। इसके साथ साथ इन्हें जब इन्हें सोना चाहिए था, गोल्ड चाहिए था, तो इसके लिए दक्षिण भारत में भी गए, वहां पे इन्होंने अभियान भेजे, वहां के लोगों से इन्होंने सोना खरीदा और अपने यहाँ पे लेकर आए, और इसके थ्रू इन्होंने अन्य लोगों के साथ अपने संपर्क, अपने कनेक्शन जो है वो बनाने लगे। देखो खेतड़ी जो कि राजस्थान का हिस्सा है और गढ़ेश्वरी भी राजस्थान का हिस्सा है, ठीक है। तो खेतड़ी के अंदर क्या है ना, हमें बहुत सारी हड़प्पा की जो वस्तुएं हैं, जो मृदभांड है, मिट्टी के बर्तन वर्तन है, ये सारी चीजें वहां से हमें मिली है, वो भी काफी प्रचुर मात्रा में, मतलब अच्छी खासी संख्या में। इसके साथ साथ हमें कुछ तांबे की वस्तुएं भी मिली हैं। तो ये अनुमान लगाया जाता है या जुम किया जाता है कि हो सकता है जो हड़प्पावासी लोग हुआ करते होंगे वो खेतड़ी या फिर राजस्थान से तांबा जो है वो मंगाया करते होंगे। ठीक है, ये था उपमहाद्वीप था, उसके आगे से आने वाले माल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। देखो ये जो लोग थे ना, ये खाली भारत भारत तक नहीं बल्कि भारत के बाहर अन्य देशों के साथ भी व्यापार किया करते थे, अन्य देशों से भी सामान मंगाया करते थे, जैसे कि ओमान, यहाँ से ये लोग तांबा मंगाया करते थे। जैसे कि मैं अभी पढ़ा था राजस्थान से तांबा मंगाया करते थे। इसके साथ साथ ओमान जैसी जगहों से भी, ओमान इतना दूर का देश है, वहां से भी ये लोग ये तांबा मंगाया करते थे। अब हमें पता कैसे लगता है कि ओमान से तांबा मंगा रहे हैं? देखो कुछ ऐसी चीजें मिली है ओमान के अंदर, जैसे कि हमें देख सकते हैं एक बर्तन हमें देखने को मिलता है, ये हड़प्पा का एक वर्तमान है जिसके ऊपर काली मिट्टी के परत देंगे, काले रंग का हो रखा है। ये वस्तु ना ओमान से मिली है, ठीक है। तो अब ये ओमान से मिल रही है, हड़प्पा की वस्तु मिल रही है, तो इससे यही सीधी सी बात है कि भाई ये लोग हड़प्पा सभ्यता को जानते होंगे, उनके साथ इनके कनेक्शन होंगे, तभी तो हड़प्पा का बर्तन वहां पे मिल पा रहा है। ठीक है, अब ये बेसिकली जो बर्तन है, बेसिकली तरल पदार्थ जो हुआ करते होंगे, उन तरल पदार्थों को उस बर्तन के अंदर ये लोग रखा करते होंगे। अब मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ भी लोग व्यापार किया करते थे, इसके भी साक्ष्य मिलते हैं। तो कुछ तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौर में लेख मिलते हैं, उसमें मगान से तांबा मंगवाने के हमें उल्लेख मिलते हैं, जो बेसिकली मान सकते हैं कि जो मगान शब्द है वो ओमान के लिए ही यूज किया जाता होगा। और जब वहां पे हमें तांबे मिले, वहां पे उसमें हमें निकल एक धातु है, उसके अंश भी हमें देखने को मिलते हैं। देखो जो हड़प्पा की मोहरे हैं, जो बाट हैं, जो पासे हैं, जो मनके हैं, वो इस चीज का हमें संकेत देते हैं, इस चीज को डिनोट करते हैं कि चीजें
दूसरे देशों के साथ भी कनेक्ट करते हैं कहीं न कहीं। ये वस्तुएँ जब हमें मेसोपोटामिया के क्षेत्रों से मिलती है, तो इससे हमें ये पता लगता है कि हो सकता है कि लोग मेसोपोटामिया के साथ भी कनेक्शन होंगी। जो हमारा मेलुआ शब्द है, वो बेसिकली हड़प्पा के लोगों के लिए यूज़ किया जाता था, मेसोपोटामियाई लोगों द्वारा। मगान जो शब्द है, वो ओमान देश के लिए यूज़ किया जाता था। जो दिलमुन है, वो बहरीन के लिए यूज़ किया जाता था। तो ये जो हमारे यहाँ के लोग थे, हमारे हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, वो इन देशों के साथ व्यापार अपना किया करते थे। एक और इम्पोर्टेंट थिंग, हाजा पक्षी। देखो एक खाजा पक्षी है, हो सकता है उसी को मैं पूछ लिया जाए। मतलब एक अफ़वाह है, मतलब प्रॉपर सच नहीं है, कुछ भी हो सकता है। एक मिथक है कि मेलुआ के हाजा पक्षी का वर्णन मिलता है, जिसे कई हिस्टोरियंस जो है वो मोर मानते थे, क्योंकि ये जो पक्षी था ना बेसिकली अपनी आवाज़ के लिए लोकप्रिय था, कि इसकी आवाज़ जो है बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। जिस तरीके की आज के समय में मोर की भी होती है ना, कितना अच्छा वो होता है, अच्छा बोलता है, इस तरीके की आवाज़ जो इसकी भी हुआ करती थी, ऐसा ये मानते थे। आज के हिस्टोरियंस इसे मोर बताते हैं, ठीक है? अब क्या होगा वो तो यही लोग जाने। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मोहरे लिपि तथा बाँट। देखो मोहरे और मुद्रांकन। अब ये मोहरे होती क्या है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो मोहरे सिंपली जैसे आपने स्टैम्प देखी होगी ना, किसी अधिकारी की स्टैम्प लगती है। जैसे कि आप सिंपली ये समझो, आप अपना काम कंप्लीट करते हो स्कूल में, जब आपके कॉपी के नंबर चढ़ते हैं तो उससे पहले प्रिंसिपल की मोहर लगती है, प्रिंसिपल की स्टैम्प लगती है। जिससे ये चीज़ पता लगती है कि जिसकी कॉपी पे स्टैम्प लगी पड़ी है उसका काम जो है वो कंप्लीट पड़ा हुआ है। तो इसी तरीके से स्टैम्प का यूज़, मोहरों का यूज़ जो है वो इस समय के लोग जो है वो भी किया करते थे। अब ये लोग किस लिए किया करते थे? मान लो इन्हें कोई अपना जो सामान है, कोई माल जो है वो दूसरी जगह पे भेजना है, ठीक है? अब कहीं उस सामान के साथ कोई छेड़छाड़ ना कर दे, कहीं सामान से कुछ चीज़ें निकाल के बेच ना दे, कोई इसका यूज़ ना कर ले। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए वो लोग क्या किया करते थे, उस सामान को पैक करा, उसके ऊपर एक मोहर मोहर लगा दी मिट्टी की। अगर अब किसी व्यक्ति ने उस सामान को खोला, तो वो जो मोहर है वो टूट जाएगी। तो इससे क्या है, जो जिस व्यक्ति के पास ये सामान जाएगा उसे पता लग जाएगा कि भाई मोहर तो टूटी पड़ी है, तो इस सामान के साथ छेड़छाड़ हुई है, इस वजह से सामान निकाला गया है। तो सामने वाला जो व्यक्ति है वो समझ जाएगा, ठीक है? इसलिए मोहरों का यूज़ किया जाता था। और जो मुद्रांकन है, मतलब जो स्टैम्प है, इससे ये भी पता लगता था कि किस व्यक्ति के द्वारा भेजी गई है, किसने उसे भेजा है या फिर किस अधिकारी के द्वारा भेजी गई है। इन सब चीज़ों के बारे में भी मौर्य मुद्रांकन से पता चलता था। नेक्स्ट हमारा एक रहस्यमयी लिपि। देखो जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है ना, वो आज के समय में भी आज तक लोगों के लिए रहस्य बनी हुई है, क्योंकि आज तक कोई भी व्यक्ति इसे पढ़ ही नहीं पाया है। क्या लिखा है आज तक ये किसी को भी समझ में नहीं आया। देखो कुछ इस प्रकार की मैंने चित्र लगाई रखे हैं, कुछ इस प्रकार की इनकी लिपि है। अब इसे पढ़ के कोई क्या बताएगा, क्या किसी को समझ में आ रहा है इसमें? कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, ठीक है? तो इनकी जो लिपि थी एक चित्रात्मक लिपि थी, सीधे एमसीक्यू बन जाता है, ये पूछ लिया जाता है। और सबसे लंबा जो हमें अभी तक इनका अभिलेख मिला उसके अंदर हमें 26 ऐसे चित्र देखने को मिलते हैं। मतलब सब अब तक का जो सबसे लंबा अभिलेख मिला उसमें हमें 26 चिन्ह जो है वो देखने को मिलते हैं। और ये नहीं कि जैसे इंग्लिश में होते हैं 26 लेटर हैं, इस तरीके से 26-27 चित्र होंगे, नहीं। इसके अंदर कम से कम 375 से लेके 400 चिन्ह हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है? ये चीज़ भी एमसीक्यू में पूछ ली जाती है। और एक और चीज़, ये जो लिपि है ना, ये दाईं से बाईं लिखी जाती थी, मतलब राइट से लेफ्ट। और जब ये लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी, इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं चला, तो इसलिए ये जो लिपि है आज तक जो है रहस्यमयी बनी रही है। क्योंकि देखो अगर आज हम इस लिपि को पढ़ लेते, इस लिपि को समझ जाते, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस सभ्यता के बारे में जो हम अच्छे से समझ पाते कि इस सभ्यता के अंदर किस तरीके का शासन हुआ करता होगा, किस तरीके से लोग रहा करते होंगे। ये सारी चीज़ें भी हम इस सभ्यता के बारे में जान पाते अगर हम इस लिपि को समझ पाते। पर अगर जब तक हम इसे समझ नहीं पाएँगे, तो हमें पता ही नहीं लगेगा, ठीक है? ये देश की एक रहस्यमय लिपि। अब यहाँ की बात प्रणाली क्या आती है? देखो आज के टाइम में जैसे तराजू होते हैं सामान को तोलने के लिए, अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है, तो भाई आप सीधे मशीन के ऊपर अपना जो सामान है उसे रखो, वो सीधे बता देगा कितना कितना वेट है इसका। पर उस टाइम पे इस तरीके की चीज़ें तो नहीं हुआ करती थी। तो उस टाइम पे हुआ करते थे तराजू, ठीक है? क्योंकि कई जगहों से तराजू के जो पलड़े होते हैं, वो भी मिले हैं। तराजू के लिए हमें बाट भी तो चाहिए। अब उन बाटों को बनाया कैसे जाता था? देखो जो बाट है, वो बनाए जाते थे, एक चट नाम का एक पत्थर हुआ करता था, इसके थ्रू जो बाट हैं वो बनाए जाते थे। जैसे मैंने यहाँ पे इमेज लगा रखी है ना, इस तरीके के बाट जो वो हुआ करते थे। इन बाटों के ऊपर कुछ लिखा नहीं है, जैसे आज के बाट होते हैं ना, उसपे 2 केजी लिखा है, 4 केजी लिखा है, 3 केजी लिखा है, इस तरीके का होता था। उन बाटों पे ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं हुआ करता था। जो छोटे बात हुआ करते थे, उनका प्रयोग बेसिकली आभूषणों को तोलने के लिए, मनकों को तोलने के लिए किया जाता था, ठीक है? और जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे कई जगह हड़प्पा सभ्यता में ऐसी बहुत सारी जगह हैं, जहाँ से हमें तराजू देखने को मिलते हैं। जिससे हमें ये पता लगता है कि ये लोग तराजू का यूज़ किया करते होंगे, छोटे-मोटे सामानों को तोलने के लिए। अब हमने इनकी मोहरों, बाट और जो रहस्यमय लिपि थी, लिपि के बारे में जान लिया। अब जहाँ पे शासन व्यवस्था कैसी थी, यहाँ पे कौन लोग शासन किया करते थे, किन लोगों का शासन हुआ करता था,
ये सारी चीजें हम समझते हैं। टॉपिक हमारा प्राचीन सत्ता। देखो हड़प्पा इस समाज में सत्ता के संकेत। देखो हड़प्पा सभ्यता में हमें इस चीज की बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि यहाँ पे शासन व्यवस्था किस तरीके की हुआ करती होगी, कौन लोग यहाँ पे राजा व्यवस्था थी भी या नहीं थी, या फिर कौन लोग यहाँ पे शासन किया करते थे। पर उसके बावजूद जो अनुमान लगाए जाते हैं, क्योंकि देखो हड़प्पा सभ्यता इतना वेल डेवलप था, अच्छी तरीके से उसे बसाया गया था, बिल्कुल प्लानिंग करके उसे बसाया गया था। अब हर व्यक्ति अपना दिमाग तो लगाएगा नहीं, तो हो सकता है कि कोई लीड कर रहा हो इन सब लोगों को, जिसने इस तरीके के प्लान बनाए होंगे, उसने सबको आदेश दिया होगा कि इस तरीके से चीजों का निर्माण करना है, इस तरीके से चीजों को बनाना है। तो हो सकता है ऐसा, क्योंकि जो हमें हड़प्पा सभ्यता की सभी जगहों से जो मृदभांड मिले हैं, जो मोहरे मिली है, जो बाट मिली है, जो ईंटें मिली है, वो सारी चीजें एक ही चीज से बनाई जाती थी। मतलब ये नहीं कि जो मृदभांड हड़प्पा में बन रहे हैं वो किसी अन्य धातु से बन रहे हैं, और जो मोहनजोदारो में बन रहे हैं, या फिर जो राखी गढ़ी, लोथल, इन जगहों पे बन रहे हैं वो किसी अन्य धातु से बन रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं था। सभी जगहों पे जो चीजें हैं वो एक ही धातु से बनती थी। जो ईंटें हमें देखने को मिलती है, जैसे कि वो सारी ईंटें एक ही साइज में बनाई जाती थी, चाहे वो लोथल हो, चाहे हड़प्पा हो, चाहे राखी गढ़ी हो, चाहे धोलावीरा हो। हर जगह पे हमें एक रूपता जो है वो एकता देखने को मिलती है। जैसे कि मैंने आपको ईंट के बनाए बता ही दिया, सभी जगहों पे ईंट का एक ही साइज मिलता है, और उनको बनाया अलग अलग जगह पे जरूर जाता था, पर एक ही साइज में बनानी है, ये चीज फिक्स थी। और जो बस्तियों के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये लोग थे तो चला, क्योंकि इन्होंने बस्तियों का निर्माण उसी जगह पे किया, उसी स्पेसिफिक जगह पे किया जहां से इन्हें कोई चीज मिल रही हो, कोई धातु मिल रही हो, तो वहां पे इन्होंने बस्ती का निर्माण कर दिया। इस तरीके से इन्होंने अपनी बस्तियों का निर्माण किया था। तो भाई ये कोई अकेला कोई व्यक्ति तो ऐसा सोच ही नहीं सकता है। तो हो सकता है जो व्यक्ति यहाँ पे इन्हें लीड कर रहा हो, जो इन्हें आदेश देता हो कि आपको इस जगह पे बसना है, आपको अपनी बस्ती जाके इस जगह बसानी है, ईंटों का निर्माण इस साइज में किया जाना है, मृदभांडों का निर्माण इस साइज में किया जाना है। हो सकता है इन सब चीजों के बारे में कोई आदेश होता हो, कोई राज्य व्यवस्था होती होगी, पर बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है प्रसाद तथा शासक। देखो मोहनजोदारो जो हमारा जगह थी, जो शहर था, वहां पे बहुत सारी संरचना हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसके साथ साथ हमें वहां पे एक विशाल भवन देखने को मिलता है, मतलब बहुत बड़ा भवन है, जिसको हम प्रसाद कहते हैं। ठीक है, ये प्रसाद खाने वाला प्रसाद नहीं है, बल्कि जो मोहनजोदारो में बहुत बड़ा भवन मिलता है उसे प्रसाद कहा गया है। पर इस भवन के अंदर से कोई मैं कोई भव्य वस्तु, कोई महंगी चीज, कोई महंगे आइटम, कोई सोना चांदी, इस तरह की कुछ चीजें यहाँ पे यहाँ से नहीं मिलती है। एक जो यहाँ पे मैंने मूर्ति की इमेज लगा रखी है, ये पुरोहित राजा है। पुरोहित राजा इसे बेसिकली इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मेसोपोटामिया में भी ऐसी कुछ मूर्तियां मिली है, उन्हें भी पुरोहित राजा कहा जाता था। उससे बस जस्ट कंपैरिजन के लिए इसे भी पुरोहित राजा कहा गया है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि यही वहां का शासक हुआ करता था। तो देखो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमें सही सी कोई बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन यहाँ से कुछ नहीं मिलती, जस्ट अनुमान लगाया जाता है, जस्ट एज्यूम किया जाता है। अब यहाँ जो हमारे इतिहासकार है ना, उन सबने अलग अलग मत दिए हैं यहाँ के शासकों को लेकर कि यहाँ पे किस तरीके की शासन व्यवस्था रही होगी। कुल मिलाकर हमें यहाँ पे 3 तरह के मत देखने को मिलते हैं, 3 अलग अलग तरीके की विचारधारा देखने को मिलती है। जैसे कि कुछ विद्वान जो है, जो कुछ हिस्टोरियंस है, उनका मानना था कि यहाँ पे कोई भी शासक नहीं था, तो सभी लोग थे, मतलब जो जितने भी यहाँ पे लोग हुआ करते हैं वो सब बराबर है, कोई अमीर गरीब जैसा कोई सीन यहाँ पे नहीं था, सब लोग बराबर है, कोई किसी पे भी रूल नहीं करता था। और जो कुछ हिस्टोरियंस हैं वो ये मानते थे कि मोहनजोदारो का अपना राजा हुआ करता होगा, हड़प्पा का अपना राजा, धोलावीरा का अपना राजा, जितनी जगह है उन सबका अपना अपना राजा हुआ करता हुआ। ठीक है, कुछ का ये मानना था। और जो कुछ विद्वान थे वो ये मानते थे कि इस पूरी सभ्यता का, जो हड़प्पा सभ्यता जहां तक भी फैली हुई थी, उस पूरी सभ्यता का एक ही राजा हुआ होगा। अब इसके पीछे तर्क क्या दे देंगे, क्यों ऐसा आप कह रहे हैं कि एक ही राजा हुआ करता होगा? क्योंकि आप खुद ही सोचो, हड़प्पा सभ्यता से हमें जितनी भी चीजें मिली है, जो भी धातु मिली, जो भी चीजें मिली, उन सब में हमें एक समानता देखने को मिलती है। जैसे कि ईंटों का एग्जाम्पल सबसे बढ़िया है। जैसे कि हमें हड़प्पा सभ्यता के जिन जगहों पे भी, जिन साइटों पे भी हमें ईंटें देखने को मिलती है, उन सबको एक समान उसमें बनाया जाता था, एक समान अनुपात में बनाया जाता था। और ये जरूरी तो नहीं था, हो सकता भाई देखो मोहनजोदड़ो वाले लोग हो सकते थे वो अपनी ईंटें बना रहे हैं तो अपनी थोड़ी बड़ी साइज की बना ले, हड़प्पा वाले छोटी साइज की बना ले। पर नहीं, हो सकता है किसी ने उन्हें आदेश दिया को नहीं आपको इसी साइज की ईंटें बनानी है। वहां की जो हमें बस्तियां देखने को मिलती है वो भी एकदम वेल डेवलप अच्छे तरीके से बसाई गई होंगी। जो हमें और पूरा वस्तु देखने मिलती है उनमें भी समानता देखने को मिलती है। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि हो सकता है इन सब पे शासन करने वाला, इन सबका राजा जो होगा वो एक ही राजा होगा, जो इन सबको आदेश दिया करता होगा, जो इन सबको कंट्रोल किया करता होगा। ठीक है, एक टॉपिक आता है सभ्यता के अंत के कारण। देखो जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था हड़प्पा के समय के राजन को, प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता, फिर परिपक्व हड़प्पा सभ्यता, और फिर उत्तर हड़प्पा सभ्यता। तो जो उत्तर हड़प्पा सभ्यता थी 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व वाली, जब इस सभ्यता का अंत हो जाता, तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि इस सभ्यता के अंत के क्या क्या कारण थे। तो ये कारण थे वो जिनके कारण इस सभ्यता का अंत हो गया था। सबसे पहला जो कारण माना जाता है ना, वो है जलवायु परिवर्तन। अब जलवायु परिवर्तन क्या हो गया?
मान लो यहाँ पे जलवायु बढ़ने लगी, या तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी बढ़ने लगी, या फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी, जिस कारण से क्या हुआ, यहाँ के जो लोग हुआ करते थे, वो एक जगह से जाके दूसरी जगह बसने लग गए। इस तरह से लोगों ने जगह को छोड़-छोड़ कर दूसरी जगह पे जाना चुना, जिससे सभ्यता का धीरे-धीरे करके अंत हो गया। ऐसी वनों की कटाई, ज़्यादा वनों की कटाई होने लग गई, यहाँ पे संसाधनों की कमी पड़ गई, या फिर यहाँ पे बाढ़ आने लगी, मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बाढ़ आने लग गई। जैसे लोगों के घर तहस-नहस हो गए, लोगों ने इन जगहों को छोड़कर जाना ज़्यादा अच्छा समझा। नदी का सूख जाना भी यहाँ पे हो सकता है एक कारण। इसके साथ-साथ नदियों का मार्ग बदल लेना, नदी जब मार्ग बदल लेती है, तो बहुत ज़्यादा तबाही मच जाती है। तो इस तरीके से हो सकता है नदियों ने मार्ग बदल लिया हो, या फिर भूमि का अत्यधिक उपयोग, मतलब भूमि का इतना उपयोग किया जाने लगा, जिससे सभ्यता के टाइम पे अंत हो गया। जैसे कि आपने अगर जो मोहनजोदड़ो वाली मूवी देखी होगी ऋतिक रोशन वाली, उस मूवी में जो सीन दिखाया गया है, बाढ़ वाला सीन, वो भी एक रीज़न माना जाता है इस सभ्यता के अंत का, कि बाढ़ आई होगी और सभ्यता के जो लोग होंगे वो सारे वहाँ पे खत्म हो गए होंगे, या फिर उस बाढ़ से बचने के लिए लोगों ने उस जगह को पहले ही छोड़ दिया होगा और वो छोड़ के कहीं और पे जाके बस गए होंगे। इस तरीके से सभ्यता का जो अंत है वो हो गया था। ठीक है? वो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, कनिंघम का भ्रम। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अलेक्जेंडर कनिंघम है कौन? ये एक बेसिकली ब्रिटिश अधिकारी थे। इन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है, एएसआई, इसकी स्थापना करी थी। कब की थी? 1961 में की थी। तो इन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक या फिर फादर भी कहा जाता है। ठीक है? इन्होंने 19वीं शताब्दी के मध्य तक बहुत सारी जगहों पे भारत के उत्खनन का जो काम है उसे स्टार्ट कर दिया था। ये ज़्यादातर उस समय में लिखित स्रोतों पर ही निर्भर रहा करते थे, क्योंकि इन्हें यही स्रोत ज़्यादा सही लगते थे। इनकी जो रुचि है वो ज़्यादा से ज़्यादा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेके 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक ही थी। इस टाइम पीरियड का जो इतिहास है, जो चीज़ें घटनाएँ घटी हैं, उन चीज़ों में इनकी रुचि मेनली हुआ करती थी। अपने ये इतिहास को जानने के लिए जो चीनी बौद्ध यात्री थे, या फिर जो अन्य तीर्थयात्री हुआ करते थे, जो अन्य देशों से भारत के अंदर आए, यहाँ पे उन्होंने चीज़ें देखी, उन चीज़ों के ऊपर किताबें लिखी, बुक्स लिखी, अभिलेख लिखे, उन चीज़ों का यूज़ ले किया करते थे, यहाँ के इतिहास को जानने के लिए। उन्होंने अभिलेखों को इकट्ठा करा, और जो प्रलेखन थे उनका उन्होंने ट्रांसलेशन करवाया, ताकि वो इन चीज़ों को समझ पाए। ये जो हड़प्पा हमारा स्थल था, इसके बारे में तो इन्होंने बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया कि हड़प्पा स्थल में भी कोई ज़रूरी चीज़ें हो सकती हैं, या फिर हड़प्पा भी कोई मेन जगह हो सकती है। इन्हें कई हड़प्पाई वस्तुएँ भी मिली, पर इन्होंने उन चीज़ों पे कभी गौर करने की कोशिश ही नहीं करी। तो एक बार क्या होता है ना, एक अंग्रेज़ी अधिकारी होता है, उसके द्वारा एक हड़प्पाई मोहर दी जाती है कनिंघम को, कि वो व्यक्ति ये सोच के देता है कि कनिंघम तो भाई हिस्टोरियन है, इतिहासकार है, क्या पता ये बता पाए यार ये जो मोहर है कितनी पुरानी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इमेज भी लगा रखी है, ये वाली वो मोहर थी जो कनिंघम को मिलती है एक अंग्रेज अधिकारी द्वारा। तो कनिंघम से गलती ये हो जाती है, तो कनिंघम का ये मानना था कि जो भारत का इतिहास है, वो बेसिकली जो गंगा नदी है उसके किनारे जो शहर डेवलप हुए, वहां से स्टार्ट हुआ है। कनिंघम ये मानता था, बट ऐसा थोड़ी था भाई। हड़प्पा तो इतना पुराना था, उससे पहले सिंधु नदी के किनारे हमारे जो शहर है वो डेवलप हो चुके थे, विकसित हो चुके थे। हाँ, एक टाइम बाद जरूर खत्म हो गए, नष्ट हो गए, पर हमारा तो इतिहास से गंगा नदी से पहले भी तो रह चुका है। सिंधु घाटी नदी के पास हमारे जो शहर वो डेवलप हो चुके थे। हमारा इतिहास तो और प्राचीन है। पर कनिंघम को ये नहीं लगता था, कनिंघम सिर्फ इतना मानता था हमारा इतिहास जो स्टार्ट हुआ है वो गंगा नदी के किनारे से स्टार्ट हुआ है। तो उसने क्या करा, जो हड़प्पा से इसे मोहर मिली, उसने इस मोहर का जो कालखंड है वो ये बताने की कोशिश करी कि मोहर ज़्यादा से ज़्यादा 400 ईसा पूर्व या फिर 500 ईसा पूर्व तक की होगी। ठीक है? क्योंकि वो यही मानते थे कि जो भारतीय इतिहास की शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई है? गंगा घाटी के किनारों से। पर हमारी जो शहरों की स्टार्टिंग हुई है वो तो भाई हमारी सिंधु नदी के किनारे से हुई है। वहाँ पे पहले से हमारी सभ्यता बस चुकी थी, और कितने अच्छे से, कितने वेल डेवलप तरीके से वो रह रहे थे। पर वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पाए, और ना ही वो उस मोहर का महत्व समझ पाए, और ना ही इस हड़प्पा सभ्यता का वो व्यक्ति महत्व समझ पाए। ठीक है? ये था इनका भ्रम। देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा एक नवीन प्राचीन सभ्यता। जैसे कि जो दयाराम साहनी जी है, इनके बारे में मैंने आपको ऊपर ही बताया ही था कि इन्होंने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। तो कोई स्पेसिफिक सिर्फ हड़प्पा जगह की खोज किन्होंने की थी? तो दयाराम साहनी जी ने करी थी। इसी तरीके से 1922 में राखलदास बनर्जी, जिन्हें हम आर.डी. बनर्जी के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने मोहनजोदारो की खोज कर दी थी। जब इन दोनों जगहों से जो चीज़ें मिली, उन सब चीज़ों को आपस में जोड़ के देखा गया, तो ये चीज़ें आपस में कनेक्ट कर रही थी। तो इससे ये अनुमान लगाया गया कि ये एक ही संस्कृति के पार्ट रहे होंगे। और इसके बाद तो हमें पता ही है, 1924 में 1924 में जो जॉन मार्शल थे, जो हेड थे एएसआई विभाग के, उन्होंने पूरी दुनिया के सामने ये घोषणा करी कि भाई हमने एक और प्राचीन सभ्यता खोज ली है, जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता। एक व्यक्ति है एस.एन. राव, इनका एक कथन है, आपको बस एक कथन याद रखना है। इन्होंने ऐसा कहा था कि मार्शल ने
जॉन मार्शल जो हैं, जो एएसआई विभाग के जो हेड थे, डायरेक्टर थे, उन्होंने जहाँ पाया था उसे उन्होंने भारत को जहाँ पाया था उससे 3000 वर्ष और पीछे छोड़ दिया। बस ये कथन आपको याद रखना है, ये कथन किसका, ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये कथन था एसएन राव जी का, ठीक है। जिससे हमें ये चीज देखने को मिलती है कि जो भारत का इतिहास है वो कहीं ज्यादा अधिक प्राचीन है, मतलब बहुत ही पुराना इतिहास है भारत का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जॉन मार्शल का योगदान। देखो सबसे मेनली जो इनका योगदान तो यही था कि इन्होंने 1924 में दुनिया के सामने ये बताया कि हमने एक नई सभ्यता की खोज करी है। इसके साथ साथ जॉन मार्शल है ना, वो भारत में काम करने वाले एकदम पहले परफेक्ट पुरातात्विक थे। मतलब ये ऐसा नहीं था कि पहले पहली बार भारत के अंदर जाके काम करे। इससे पहले यूनान के अंदर, क्रीट के अंदर, इन जगहों पे भी काम जो है कर चुके हैं। उसके बाद इन जगहों से एक्सपीरियंस लेने के बाद इन्हें भारत लाया गया और भारत का पुरातत्व विभाग का जनरल डायरेक्टर बनाया गया। और ये भी कनिंघम की ही तरह ऐसी आकर्षक खोजें करने में रुचि रखते थे। पर ये कनिंघम से आगे निकले क्योंकि इन्होंने हड़प्पा के महत्व को समझा, हड़प्पा के महत्व को जाना, जो कि कनिंघम नहीं कर पाए थे। देखो क्या होता था, ये जो इतिहासकार हैं, ये जो जब खुदाई कराते थे किसी जगह की, तो एक पद्धति होती थी बेसिकली। तो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में 2 प्रकार की पद्धति देखने को मिलती है। एक थी क्षैतिज इकाई वाली पद्धति और दूसरी थी समान स्तर विन्यास वाली पद्धति। अब इनमें क्या होता था, देखो मार्शल ने जिस पद्धति का यूज करा था वो था बेसिकली समान परिणाम की क्षैतिज इकाई वाली। इसमें क्या होता था, मान लो आपने एक जगह डिसाइड कर ली कि आपको यहाँ पे खुदाई करनी है, ठीक है। ये जगह हमें इस जगह पे खुदाई करनी है, इस जगह पे चीजें ढूंढनी है। तो इसमें क्या होता था, इस पूरी जगह पे समान स्तर पे खुदाई की जाती थी। तो मान लेते हैं कि अगर 2 फुट के गड्ढे तक की खुदाई इस जगह पे की जा रही है, तो इस पूरी जगह पे जो खुदाई की जाएगी वो 2 फुट गड्ढे तक की खोदी जाएगी। इतनी स्तर तक की यहाँ की खुदाई की जाएगी, मतलब सारे इस पूरी जगह पे एक समान स्तर की खुदाई करना, ठीक है। इस तरह की खुदाई की पद्धति ये बना देते हैं। इससे क्या होता था कि जो अलग अलग स्तर की वस्तुएं वो एक ही साथ मिल जाती थी। बस इस चीज से एक जो चीज दिक्कत देती थी कि ये वस्तु कितनी किस काल की हो सकती है, इस चीज का अनुमान जो है वो नहीं लगाया जा सकता था। तो भाई देखो इन्होंने अब समान स्तर पर खुदाई करी थी, तो इससे क्या हुआ है कि जो अलग अलग स्तर पे वस्तुएं मिलनी थी वो एक साथ मिल गई। इससे वस्तुओं का वर्गीकरण नहीं हो पाया कि कौन सी वस्तु किस काल की हो सकती है, कौन सी वस्तु किस काल की हो सकती है। ये सारी चीजें जो वो नहीं पता कर पाए, ठीक है। ये तो जॉन मार्शल का योगदान। अब जो हमारे दूसरे हिस्टोरियन है R.E.M. व्हीलर, ये 1944 में भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के जो जनरल डायरेक्टर हैं वो बन जाते हैं। मतलब जो जॉन मार्शल था, अब उसके स्थान पर ये आ जाते हैं, ये बन जाते हैं हमारे यहाँ के जनरल डायरेक्टर है। अब उन्होंने वो क्या करते हैं, जो जिस तरीके से हमारे जॉन मार्शल जी ने खुदाई करवाई थी उस चीज में चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं, उसमें बदलाव लाते हैं। उन्होंने क्या करा, अब जैसे पहले क्या होता था, एक जगह डिसाइड कर ली, अब उस जगह पर एक समान इकाई पे खुदाई करनी है कि मान लो 2 फुट गड्ढे पे खुदाई हो रही थी, हर जगह पे 2 फुट गड्ढे तक की खुदाई होगी, इस तरीके से होता था। पर इन्होंने इसमें चेंजेस लाए। अब इन्होंने क्या करा कि मान लो इतने स्तर में खुदाई होनी है, तो इन्होंने स्तर के अकॉर्डिंग, मान लो पहले ये 2 फुट के गड्ढा खोदा, यहाँ पे जो चीजें मिली उसे अलग कर दिया, फिर उसके और नीचे करा 4 फुट का गड्ढा खोला, स्तर बना दिए, ठीक है। हर स्तर पर अलग अलग एक पेज बना दिया या फिर एक स्तर बना दिया। तो पहले इस स्तर तक की खुदाई करी, इस स्तर पर जो चीजें मिली उसे एक अलग जगह रख दिया, अलग उसका वर्ग बना दिया। फिर और नीचे खुदाई करी, फिर इस स्टेज पर जो गड्ढे जो चीजें मिली उसे अलग चीज में रख दिया। इस तरीके से स्तर वाइज की खुदाई जो थी वो की गई थी। और देखो ये एक पूर्व ब्रिगेडियर भी थे, आर्मी के अंदर भी रह चुके थे, तो इन्हें पुरातत्व से रिलेटेड जो सेना में चीजें यूज की जाती थी उन सब चीजों के बारे में भी इन्हें पता था। देखो अब क्या होता है, देखो 1947 में क्या होता है, भारत जो है वो आजाद हो जाता है और इसके साथ साथ पाकिस्तान को भी आजादी मिल जाती है भारत से। अब जब भारत और पाकिस्तान अलग हो गए, तो मेनली जो हड़प्पा की साइट्स थी, जो हड़प्पा की स्थल थे मेनली, वो सारी चीजें पाकिस्तान के पास चली जाती है। मोहनजोदारो हो गया, हड़प्पा हो गया या फिर अन्य जो भी जगह थी वो सारी चली जाती है पाकिस्तान के पास। तो इसके बाद क्या होता है, जो भारत के इतिहासकार थे वो भी सोचते हैं कि यार ऐसे कैसे सब कुछ उनके पास चला गया, तो हमें और खुदाई करनी चाहिए, क्या पता हो सकता है कि भारत के अंदर भी नई नई साइट निकल जाए। तो ऐसे में अब भारत के अंदर खुदाई होती है, भारत के अंदर और जगह को खोजा जाता है जो हड़प्पा स्थल से रिलेटेड होती है। तो ऐसे में कच्छ में, पंजाब में, हरियाणा में बहुत ही बड़े लेवल पे जो सर्वेक्षण है, जो उत्खनन काम है वो किए जाते हैं, जिससे कि नई नई हड़प्पा जो बस्तियां थी, जो हड़प्पा स्थल थे वो सामने आए। ऐसे में कालीबंगन, लोथल, लाखीगढ़ी, धोलावीरा, ये सारे स्थल जो हैं भारत के अंदर मिलते हैं। अब जो कुछ नए क्वेश्चन उठते हैं कि कुछ अब पुरातात्विद हैं वो केवल सांस्कृतिक उपक्रम ही नहीं बल्कि जो पुरस्कारों की भौगोलिक स्थिति के पीछे छिपे कारणों को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये पुरावस्तु की संभावित उपयोगिता पर भी विचार करते हैं, ठीक है। ये था हमारे R.M. व्हीलियर।
अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारा धार्मिक प्रथाओं की व्याख्या। अब यहाँ पे धर्म से रिलेटेड क्या चीजें थी, क्या यहाँ पे धार्मिक चीजें हुआ करती थी, इन सब चीजों के बारे में जानते हैं। देखो एक बहुत ही जरूरी मैं आपको बात बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर हमें मंदिर देखने को नहीं मिलते हैं। मतलब हमें यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को मिलते नहीं कि यहाँ पे मंदिर हुआ करते होंगे। स्टूडेंट्स को सबसे बड़ी समस्या आती है कि धार्मिक प्रथाओं के बारे में बता पाना। इस सभ्यता में ऐसी बहुत सी चीजें मिली हैं जिन्हें हिस्टोरियंस ने धर्म से जोड़कर देखने की कोशिश करी है। जैसे कि मातृ देवी की मूर्ति, जैसे कि ये जो मिली है, ऐसा कहा जाता है हो सकता है उस समय की मातृ देवी हुआ करती होंगी। इन्हें आभूषण से सजी मृण मूर्तियां, जिनके सिर पे विस्तृत प्रसाधन होते थे, जैसे कि देख सकते हैं आप इनके सर पर ये कुछ बना हुआ है। ये गले में गहने भी देखने को मिल सकते हैं। इनको मातृ देवी माना गया और इन्हें धर्म से रिलेटेड जोड़कर देखा जाता है। ठीक है, पता नहीं है, हो सकता है मातृ देवी हो सकती है उस समय की, या नहीं भी हो सकती है। ऐसी जो पुरोहित राजा मिला है, तो जो पुरोहित राजा की मैंने आपको ऊपर मूर्ति दिखाई दी, तो ऐसे नहीं हो सकता वो भी पुरोहित राजा हो, कोई पुरोहित हो, कोई भगवान हो, इस तरीके से चीजें मानी जा सकती है। इनको भी धर्म से जोड़कर देखा जाता है। ऐसी जो हमें अनुष्ठानिक संरचनाएं मिली है, जैसे कि विशाल स्नानागार मिला है, जो कालीबंगन और दूतल में हमें कुछ वेदियां देखने को मिली। वेदियां क्या होती है, जैसे आपने हवन कुंड टाइप देखा होगा ना, उसे हम वेदियां कहते हैं। तो इस तरीके की चीजें हमें कालीबंगन से मिलती है, लोथल से मिलती है, जो स्नानागार मिलता है मौदेदारों में। तो इन सब चीजों को भी धार्मिक चीजों से रिलेटेड करके देखा जाता है, धर्म से रिलेटेड जोड़कर देखा जाता है कि हो सकता है यहाँ पे भी धार्मिक चीजें हुआ करती होंगी। अब मोहरों का धार्मिक विश्लेषण देखो, कुछ मोहरों पे क्या होता है ना, कुछ ऐसे चित्र बने पड़े हैं, कुछ ऐसे डिजाइन बने पड़े हैं जिन्हें हम अपनी आस्था से जोड़कर देखते हैं। जैसे कि आप ये जब चित्र देख सकते हैं, तो इन्हें पशुपतिनाथ कहा जाता है। पशुपतिनाथ हमारे धर्म हिंदू धर्म में शिव जी को कहा जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि शिव जी की इमेज है, ठीक है। और इनके चारों तरफ ही हमें जानवर देखने को मिलते हैं ना, इन्हीं को कल्पित जानवर और योगी आकृति। तो कुछ मोहरों पे हमें एक सिंह वाले जानवर या फिर एक योग मुद्रा में बैठने की आकृति देखने को मिलती है, जैसे कि मैंने आपको ये दिखाया है। ये जो हमें आकृति दिख रही है, इसे हम शिव जी का प्रतीक भी मानते हैं, ठीक है। कुछ हमें ऐसे पत्थर मिले हैं जो कि आज के समय जिस तरीके से शिवलिंग हुआ करते थे उस तरीके के हैं। तो ऐसा ही माना जाता है कि उस समय शिवलिंग भी हुआ करते होंगे। तो इन सभी चीजों को यहाँ के धार्मिक चीजों से जोड़कर देखा जाता है। तो बस यही था आपका चैप्टर। ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके जो नोट्स है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम चैनल में मिल जाएगी। इनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले हमारी मोटिवेशन के लिए।